आज जुड़ते हुए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली एक इंटरेस्टिंग सेशन, क्योंकि दोपहर में तो लग रहा था आपकी ये सितंबर सीरीज जो एक बहुत सॉलिड नोट पर हमने क्लोज की है, अक्टूबर के पहले दिन थोड़ी सी बिकवाली आ गई तो हौसला थोड़ा सा फीका पड़ रहा था, लेकिन मोमेंटम है। टाइगर बना रहेगा ना आगे, फिरोशियस, खूंखार। हाँ, बना रहना चाहिए। देखिए हर्षिता, क्या है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई मार्केट में और वो बैंकों की अगुवाई में आई थोड़ी सी। आज सुबह हमारी बात हो रही थी कि अब निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी में निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है वर्सेस बैंक निफ्टी, क्योंकि HDFC बैंक जो है वो अब करीब करीब डबल टॉप के करीब आ गया। तो इसके लिए थोड़ा सा, जब तक HDFC बैंक अब 1800 क्रॉस ना करे और उसके ऊपर ना टिके, तब तक बैंक निफ्टी शायद उतना आउट परफॉर्म ना कर पाए। देखिए क्या होता है, 3-4 दिन से व्यू पूरा बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव था। आज लेकिन व्यू एक क्लियर हो गया था कि जब तक HDFC बैंक अब उसको ना निकाले 1800 को, जब आप इतना करीब होते हैं ऑल टाइम हाई के, थोड़ा करेक्शन आता है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आई। और ऑयल एंड गैस, शुगर, केमिकल्स, बेसिकली आज क्या हो रहा है, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा थोड़ी देर में निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा एक बेसिक का मार्केट का अगर आप टेक्सचर देखेंगे तो आज क्लियरली मार्केट ने नए सेक्टर्स ढूंढे हैं। जैसे ऑयल एंड गैस एक सेक्टर ढूंढा है मार्केट ने, शुगर एक सेक्टर ढूंढा है मार्केट ने, बाकी की कमोडिटीज़ कुछ और हैं जो मार्केट ने ढूंढा है। आज का क्लियरली सेक्टर ऑफ द डे ऑयल एंड गैस है। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ ऑल टाइम हाइस पर नए सेक्टर मिलते रहेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट के लिए आपको जब तक ये 2-3 बड़े स्टॉक्स एक फ्रेश मूव ना लें तब तक शायद ना हो। और थोड़ा कई बार कंसोलिडेशन भी जरूरी होता है, थोड़ा कंसोलिडेशन लेके, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है मार्केट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुज, कल दोपहर में बात हो रही थी कि 26-60 के आसपास अगर क्लोज हो जाए तो पॉजिटिव रहेगा। उसको छुआ, हमने कल का बहुत कंफर्टेबल क्लोज देखा। आज का हाई उससे सिर्फ करीब 11 पॉइंट ऊपर रहा है। ये बताइए आज के लिए फिर क्लोज के लिए आप क्या लेवल देखना चाहेंगे, अगर हम यहाँ से 26,500 एंड बियॉन्ड की तैयारी कर रहे हैं? देखिए मैं, अगर आप चूक गए हैं तो जब मैंने ये ग्राफिक भेजे थे तब हम 26,170 पर थे वैसे, बाय द वे। अब 26,219 पर आ गए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 26,000 से 26,150, अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी है तो 26,000 से 26,150 ये आपके लिए एक बाय जोन होगा। और अब आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है सिस्टम में, 25,950। 25,950 का एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में और लॉन्ग रहें इस मार्केट में। इस मार्केट में डिक्लाइंस आएंगी धीरे धीरे धीरे, लेकिन जब तेज़ी आएगी ना, वो 1 या 2 बार में पूरी, जैसे पिछले 10 मिनट में हो गया, वो ऐसे ही होगा इस मार्केट में। और मेरा ये मानना है कि अभी भी थोड़ा सा मार्केट में स्कोप बाकी है, एक 26,400 26,500 तक का पहले निफ्टी पर, और उसके बाद शायद वो जो 27,272 का लेवल है उसकी तरफ। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में अब आप एक क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस रखिए 53,750 का। 53,750 पर भी अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा तो भी आपने 3,000 पॉइंट की रैली बना ली, ठीक है। जब तक 53,750 होल्ड कर रहा है तब तक ट्रेंड तेज़ी का है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज हुआ क्या, आज HDFC बैंक थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। HDFC बैंक और निफ्टी बैंक का आज का चार्ट है एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर, बिल्कुल। मतलब आप अगर हेडर हटा देंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कौन सा किसका चार्ट है। तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा एक मार्केट में डिक्लाइन आई है। मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली 1800 पार होगा HDFC बैंक में, एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर सेंस कर रहे हैं। हाँ, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, डबल टॉप बना, तो फिर बैंक निफ्टी की रैली फिजल आउट होगी, फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ बेस केस यही है कि बस ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, फिर वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। उसको क्रॉस अगर किया तो बैंक निफ्टी में फिर अगला मूव शुरू होगा। तो 53,750 का एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में, आज के लो से करीब 80 पॉइंट नीचे। और आज का हाई, अगर आज का हाई क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है और 500-600 पॉइंट की रैली होगी। तो आज का है 54,338, अगर आपने पहले नोटिस नहीं किया हो इस समय लिख सकते हैं। इसके ऊपर निकले तो ऑफ कोर्स तेजी ही तेजी, वरना स्टॉप लॉस 53,750 इंपॉर्टेंट और क्रूशल रहेगा। वीरू, गुड आफ्टरनून। ऑक्टोपस सीरीज का पहला दिन, बताइए स्टॉक स्पेसिफिकली कहाँ एक्शन? और गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। एक स्टॉक जिसने बीते वो 20 मिनटों का जो पुल बैक था जिसका जिक्र अनुज कर रहे थे, उसको फाइनेंस किया, उसको स्पॉन्सर किया, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब इंटरेस्टिंग पेज क्या है, पूरा बाजार चल के कहीं का कहीं आ गया, बट रिलायंस अभी भी अपनी 10, 20, 50, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को पकड़ के ट्रेड कर रहा है। बट एक और चीज़ है, देखिए प्लीज़ इन कमेंट्स के पीछे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते, बट क्योंकि क्लोजिंग समरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 3,000 पे अक्टूबर सीरीज के पहले दिन अब ऑल मूविंग एवरेजेस, साथ ही साथ 3,000 की पुट में बिल्डअप, ये स्लाइटली इन फेवर है निफ्टी के। आप रिलायंस का OI एडिशंस देखिए आज के ड्यूरिंग द डे 3%, और
अगर थोड़ी सुविधा हो डॉक्टर साहब तो प्लीज़ 3000 की पुट रख दीजिएगा, और आप जरा एक बार के लिए रिलायंस की 3000 की पुट का बिल्डअप देखिए, इम्प्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग है, और मेरे ख्याल से जब तक ये 2990 के ऊपर है शायद ये रिलायंस निफ्टी को पुश करे। दूसरा स्टॉक ये देखिए फ्यूचर्स में दूसरा स्टॉक लेके आइए पिडिलाइट। मेरे ख्याल से 10:30 के कार्यक्रम में मैंने इसका जिक्र भी किया था। ऑल टाइम हाई, ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग, और जरा आप पिडिलाइट का बिल्डअप देखिए, 3333 करोड़ का रिट्रेसमेंट, और आज पूरे रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में स्ट्रॉन्ग हुआ है। कल हमने बात की थी, परसों 2 रोज पहले एस्ट्रल की, कल पॉलीकैब की बात हुई, आज इट्स आई थिंक पिडिलाइट। स्ट्रॉन्ग मूव, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 3300 के क्लस्टर में देखने को मिल रही है। और तीसरा स्टॉक में जिसका जिक्र करना चाहूँगा, जो कि पॉसिबली एक कर्व ले रहा है लोअर ट्रेजेक्ट्री से, होल्ड करता है बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, दैट्स ल्यूपिन। स्क्रीन पे लेके आइएगा, इट्स 2213, और एक रिवर्सल जनरेट किया है इसने -20 डिमा की ट्रेजेक्ट्री से। आज बाइंग है, 1.5% हुआ है, बिल्डअप हुआ है, 2.25 लाख शेयर, और अभी अभी इस प्राइस पे 232 पे 2232 पे 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करके ट्रेड करता हुआ। तो रिलायंस, ल्यूपिन और साथ ही साथ पिडिलाइट, 3 पिक्स इस वक्त की। हर्षदा, तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स जहां पर एक्शन जोरदार है। इनफैक्ट रिलायंस डे हाई पर इस समय पहुंचता हुआ नियरली। चलिए कुछ आपके लिए ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आएंगे, फिर जानकारों से बात करना फटाफट से शुरू करेंगे। तेजी क्योंकि फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है, एक टर्न अराउंड देखने को मिला है, तो ट्रेंडिंग में तेजी के काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर पहले आएंगे। और आज देखिए ऑयल एंड गैस कंपनियां, जैसे अनुज मेंशन भी कर रहे थे, बहुत ही बड़ा एक्शन, जोरदार खरीदारी हुई है बीसीएल में 6% ऊपर, फिर सिप्ला, सनफार्मा, हिंडाल्को, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा है 2-2.5% के गेन्स। बलरामपुर चीनी, और इस पर आगे हम मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। एक्साइड, पॉलीकैब, आईओसी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल ये तेजी आई है। हालांकि थोड़े से बैकफुट पर वो स्टॉक्स है जो काफी चल चुके थे। मिसाल के तौर पर आपका पावर ग्रिड, आपका भारतीय एयरटेल, ये सितंबर में अच्छी खासी गेन्स वाले काउंटर्स थे, तो आज अक्टूबर सीरीज के पहले दिन हल्की मुनाफा वसूली। एल&टी और एचडीएफसी बैंक भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली की का रुझान दिखा रहे हैं। यूएसएल हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, गोदरेज कंज्यूमर और आईएक्स, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा सा बैकफुट पर ट्रेड बन रहा है। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी हैं, और आगे एंजल वन के अमरदेव सिंह भी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, कविता जैन और सोनी पटनायक हैं। फिर 2:20 पर चीनी कंपनियों के एथनॉल वाले बिजनेस पर फोकस किया जाएगा। कंसिडरिंग ये मामला ये उभर कर आ रहा है कि शायद सरकार विचार कर सकती है एथनॉल के प्राइसेस बढ़ाने का। बलरामपुर चीनी की ईडी अवंतिका सरावगी से खास चर्चा होगी। 2:30 पर यतिन आपको बताएंगे सोमवार को सेबी की एक बहुत अहम बोर्ड बैठक है, उसमें किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या होगा एजेंडा। साथ ही निफ्टी में जो बदलाव सोमवार से ही दिखेंगे वो आपके सामने दोबारा पेश करेंगे। 2:40 पर कंचन आज आपको बताएंगी कि टूरिज्म के लिहाज से सबसे जोरदार डेस्टिनेशंस क्या उभर कर आए हैं, ध्यान रखिएगा आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है तो उस पर भी बात होगी। 2:45 पर स्विगी ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है और जोमेटो लिस्टेड है, तो स्विगी वर्सेस जोमेटो कहां कौन बैठता है, नंबर्स क्या कहते हैं, मंगलम को इस पर जोड़ेंगे। 2:50 पर फिर हम बात करेंगे एलेक्सा इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता से। मार्केट बिग वॉइस में दीपन क्लोजली ट्रैक करते हैं जोमेटो की स्टोरी को भी। फिर डीलिंग रूम का जायजा लिया जाएगा, बीटीएसटी ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ, और स्क्रीन पर आएगा। आप सबको गुड आफ्टरनून। रचना जी से शुरुआत करते हैं क्योंकि मार्केट को थोड़ा ग्रीनरी की ज़रूरत है। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए कोई ट्रेड जो आपने पिक किया हो इस समय? जी, definitely trying to match with the moods of the market and bring in some sentiment. मेरे लिए जो इस वक्त देखिए पिछले कुछ दिनों में फर्स्ट इट वाज एचडीएफसी जिसने मार्केट को बहुत तगड़ा मूव दिया पिछले एक हफ्ते में 19 सितंबर ऑनवर्ड्स। उसके बाद यस्टरडे इट वाज मारुति जिसने बहुत बड़ा काम किया। नाउ आई बिलीव रिलायंस का सेटअप इस तरीके का है जो विपिन जी ने पॉइंट आउट भी किया कि ये आने वाले दिन में दिस कैन बिकम अनदर मारुति। सो दिस इज अ कॉल नॉट जस्ट फॉर दिस शो बट फॉर द कमिंग फ्यू डेज। तो रिलायंस में मेरी नजर रहेगी आने वाले कुछ दिनों के लिए। फिलहाल 3040 पे है अक्टूबर फ्यूचर्स। अगर हम इसको लॉन्ग करते हैं और 3010 का ऐसा लगाते हैं 30 रुपीज का, तो अपसाइड पे इस पर पहला टारगेट होना चाहिए 3100 and if somebody is willing to hold more than a few weeks तो सेकंड टारगेट हो सकता है 3200।
सो 31 एंड 3200 के टारगेट्स के लिए 30 रुपीज के एसएल के साथ रिलायंस को पोजिशनली लॉन्ग करना चाहिए. इट्स लुकिंग वेरी गुड. ओके तो पोजिशनली लॉन्ग 3100, लेकिन पहले टारगेट्स रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और जो चार्ट आपने देखा एकदम अच्छी तेजी दिखा रहा है आज के दिन, उस पर एक राय खरीदारी की. गाबा जी नमस्कार, बताइए इस समय का ट्रेड. नमस्कार. इस समय का जो ट्रेड है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन. पसंद है यहाँ पर जो बेस बना है, बढ़िया बना है, डबल बॉटम बना है, ब्रेकआउट चाहिए था वो भी मिल चुका. ट्रेड कर रहे हैं 913 में. स्टॉप लगाना चाहिए 900 का, करीब 13 रुपए का स्टॉप है. ऑन द अपसाइड जो टारगेट है, इसी बाउंस बैक है, शॉर्ट कवरिंग अप है. ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 940 के नजर आते हैं. ये स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है मंडे के लिए, आज भी हो सकता है. कंटेनर कॉर्पोरेशन सेफ बेट ऑन द लॉन्ग साइड. ओके, प्रकाश सर का ट्रेड हो गया यहाँ पे कंटेनर कॉर्प, रचना जी का ट्रेड हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज. मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का. गुड आफ्टरनून वीरेन जी. तो देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी. एक्साइड में देखेंगे तो 600 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, 450 के आसपास बॉटम बना. आज स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, तो एक्साइड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी. आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 484 484 रुपए के रहेंगे और टारगेट 515 रुपए 515 के रहेंगे. ये कैश लेवल्स हैं. अगर आप चाहें तो ऑप्शन भी ले सकते हैं. 500 वाला कॉल ऑप्शन जो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 30 रुपीज के टारगेट सेट करिए. ओके, तो ये इस समय मानस के पिक एक्साइड इंडस्ट्रीज, इस पर लेना है आपको बेट. राजेश सतपुते के पास चलते हैं. राजेश जी गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी. अनुज जी मेरे दोनों पिक चले गए, एक रिलायंस था और एक्साइड. दोनों का स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है, पर कोई नहीं. अनुज जी देखिए, मेरी जो नेक्स्ट नजर रहेगी वो रहेगी केमिकल सेक्टर पे, और उसमें से दो काउंटर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. एक है दीपक फर्टिलाइजर एंड द सेकंड वन इज एसआरएफ. तो अगर मुझे एक चुनना है देन डेफिनेटली मैं एसआरएफ के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है ऑन अ डेली चार्ट. इसका टारगेट जो मेरा है वो 2550 2570 का होगा. 2500 के ऊपर हम बाय करेंगे. फ्यूचर में स्टॉप लॉस रहेगा 2475 का. ओके तो 2475 का स्टॉप लॉस रखिएगा. 2550 की तरफ एसआरएफ बढ़ता हुआ. वाकई में रोटेशन हो रहा है, क्योंकि इन स्टॉक्स का हमने ज़्यादा जिक्र नहीं सुना था एटलीस्ट पिछले 2-3 हफ्तों में. अब वो फिर से रेडार पर आने लगे हैं. सोनी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड. जी गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा बाई रहेगा यहाँ पे दीपक नाइट्रेट पे. फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी. 2925 चल रहा है फ्यूचर्स पे. यहाँ पे स्टॉप लिस्ट लगाइए 2880. पहला टारगेट रहेगा 2960. उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 3000 पे एक बार टेस्ट कर सकता है. आज काफी स्ट्रांगली एक 2900 के ऊपर ऑप्शन चेन ब्रेकआउट देते हुए 20 EMA हर्डल को भी क्रॉस किया है, और मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग था, अभी लॉन्ग पोजीशंस में कन्वर्ट हो रहा है. सो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है. मुझे लगता है कि पोजिशनली एक बार 3000 यहाँ पे टेस्ट हो सकता है. ओके, दीपक नाइट्राइट बाय कॉल है. अच्छा, मीनवेल आप रिलायंस को लिखाइए. रिलायंस ने अकेले इस वक्त एज ऑफ नाउ एक पुश प्रोवाइड किया है. पुश इन द सेंस कि निफ्टी की डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया है. 3013 पे मैंने मार्क किया था, 3016 पे रचना जी ने पिक किया. नाउ इट्स 3021. 3021 पे रिलायंस अकेला इस वक्त एक कमांडिंग पोजीशन में है. मयूरेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में. मयूरेश जी गुड आफ्टरनून. मयूरेश, कमेंसमेंट ऑफ न्यू सीरीज, अक्टूबर का महीना और फेस्टिवल, आप लोगों ने थीम क्या रखी है इस महीने के लिए और आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा इस वक्त? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी. तो हमें लगता है आई थिंक जैसे फेस्टिविटीज का एक सीजन स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ये थीम ही रहेगी. 2-3 रीजंस. एक, आई थिंक जो मॉनसून ठीक ठाक रही है, रूरल स्पेंडिंग शुड कम बैक इन अ रोरिंग फैशन दूसरे एंड क्वार्टर के एंड से या तीसरे तिमाही से. दूसरा, आई थिंक जो अर्बन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है दैट इज रिमेन एक्सट्रीमली स्टेबल, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक एप्रिल मेकर्स एज एन एग्जांपल, जहाँ पे टेलविंड्स ये बात पे भी है, जो रोड टेप है, जो PLI स्कीम्स हैं, जो FTAs साइन हो सकते हैं, ये स्पेस को जरूर ध्यान में रखना चाहिए. इंटीग्रेटेड प्लेयर्स लाइक KPR, वर्धमान शुड बेनिफिट. दूसरा, आई थिंक ज्वेलरी स्टॉक्स, ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस का जो एक रनअवे मूव देखा है, कल ही में एक थीमेटिक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे सिल्वर टू गोल्ड रेशियो जो है, एक्सपेक्टेशन यही मान के चल रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस शुड रिमेन एट एलिवेटेड लेवल्स, और सिल्वर में भी शायद एक राइज देखने मिलेगा. तो मुझे लगता है आई थिंक जो वेडिंग सीजन नजदीक आ रहा है और जो फेस्टिविटीज में एक ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती है, ऑब्वियसली गोल्ड एंड ज्वेलरी प्लेयर्स शुड रिमेन इन फोकस. थर्ड, आई थिंक जो हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे आई थिंक
एक बैकबोन रहेगा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसलिए हमें लगता है आई थिंक दिस थीम विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। और यहाँ से जो हम चुनिंदा स्टॉक्स पिक कर रहे हैं, आई थिंक पेनार इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये हमारे वॉच लिस्ट पे है, क्योंकि हमें लगता है आई थिंक जो पोर्ट कैपेसिटीज हैं जो ये कंपनी 2.5 टाइम्स करना चाहती है अगले 5 वर्षों में, जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, दे गॉट ऑलमोस्ट 200 crores इन टर्म्स ऑफ कैश ऑन देयर बुक्स, और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है वहां से कंट्रीब्यूशन अभी सिर्फ 50% रहा है, तो मार्जिन एक्रीशन along with very strong earnings growth, return ratios को भी सहारा देंगे। तो I think ये 2-3 themes we are trying to play over the next couple of quarters. ओके, अच्छा मीरा जी, ये गोल्ड पे आपका बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव व्यू है सभी गोल्ड स्टॉक्स पे। आप सिर्फ लोग कंपनी के बाय कॉल दे रहे हैं या फिर कुछ कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं इनके नंबर्स के लिए? कुछ हौसला है इस प्राइस पे 75-76 पे शॉपिंग करने का है? मेरी एक्सपेक्टेशन यही है वीरू जी की आई थिंक प्राइसेस रहेंगे एलिवेटेड, और मानना यही चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड टू अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस है गोल्ड कंपनीज के लिए, आई थिंक गोल्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स शुड बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली अगले 2 से 3 वर्षों में। तो जो काफी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए चुके हैं और जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ इवन कंप्लायंसेस ऑन द टैक्सेशन फ्रंट, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का एक जो दबदबा है ये बढ़ता ही जाएगा। लेट्स नॉट ऑल्सो फॉरगेट जो मुथूट और मन्नपुरम जैसे प्लेयर्स हैं, आई थिंक आई वाज रीडिंग देयर एआरस 2 दिन पहले, लग ऐसे ही रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये सस्टेन होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। जो टनेज इनके पास है, जो लेवरेज बचेगा आफ्टर इंटरेस्ट रेट कट्स, और जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड्स बीइंग कांस्टेंट एंड बीइंग इंप्रूविंग गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आई थिंक बैंक्स जो फोकस कर रही थी ये सेगमेंट से, आई थिंक बैंक्स का फोकस अभी क्लियरली कोर बैंकिंग पे जाने वाला है एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव। तो या स्पेस इंटरेस्टिंग लग रही है। ओके, स्पेस इंटरेस्टिंग है। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं इस समय। बैंक निफ्टी थोड़ा सा परेशान कर रहा है। एक बार एचडीएफसी बैंक देखते हैं। गाबा सर, एक बार जरा एचडीएफसी बैंक डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जब इस तरीके के मूव्स आते हैं ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब आकर फिसलता है, तो क्या एक डबल टॉप का रिस्क होता है या फिर एक ये बस अब कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि 8% के करीब भागा इस महीने? ये ऐसा है अनुज, यहाँ पर ये डबल टॉप की तरफ जाते जाते 13 दिन लगे। प्रॉब्लम वो है 13 दिन का, इतना स्ट्रेच हुआ डबल टॉप की तरफ जाते जाते, तो यहाँ पर रुकना जरूरी है। अगर यहाँ पर फ्रेश मूव शुरू होता तो ये डबल टॉप क्या या तो निकल पार कर लेता। अब यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत है। जरूरी है कि टाइम वाइज हो, थोड़ा प्राइस वाइज हो तो भी चल जाएगा। यहाँ पर एक फ्रेश मूव जब मिलेगा यहाँ पर, तब एक ब्रेकआउट मिलेगा जो कि पूरे स्टॉक को ले जाएगा और ले जाएगा 2000 की तरफ। ये बात भी पक्की है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन 13 डेज का एक अप मिला, आदमी थक जाता है दौड़ दौड़ कर। एचडीएफसी बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और कुछ नहीं, स्टिल स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली इसका 1 साल का चार्ट देखते हैं आज तक। थोड़ा टाइम पे इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि इस महीने का क्लियर कट लीडर यही था मार्केट में। और ये देखिए, ये वो जो ऊपर वो ऑलमोस्ट वो बुल के हॉर्न्स होते हैं ना, वैसा बन गया है पैटर्न। ये देखिए बिल्कुल इस लाइन को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये निकला यहाँ से तो 2000 तक नहीं रुकेगा। अगर 1794 क्रॉस किया और उसके ऊपर आकर टिक गया तो अब टाइम करेक्शन होना है, प्राइस करेक्शन होना है या नहीं होना, ये देखते हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, इस स्टॉक ने बॉटम बना दिया था। वो हमारी बात भी हुई थी जब 1650 तक गया था कि बॉटम बन चुका है यहाँ पर, और अब यहाँ से शायद एक मूव दिखा रहा है ये स्टॉक का। दिक्कत क्या आती है यहाँ पर, जैसे ये 1800 के करीब आता है, बाकी के एफआईएस बेचना शुरू कर देते हैं। जो पिछली बार नहीं बेच पाए थे वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये कारण है आज की मार्केट करेक्शन लार्जली इसकी वजह से है, जो आज गिरा है। इनफैक्ट टू पुट पॉइंट इन पर्सपेक्टिव, एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं दोनों का। एचडीएफसी बैंक का कितना इम्पैक्ट है आज की डेट में भी, जबकि अब ये वो स्टॉक नहीं रहा जो एक समय पे हुआ करता था। उसके बावजूद निफ्टी और निफ्टी बैंक में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखिए। निफ्टी में है ये 43 पॉइंट्स, जबकि रिलायंस 23 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर 43 पॉइंट्स, निफ्टी 29 पॉइंट डाउन है, लेकिन 43 पॉइंट्स अकेले एचडीएफसी बैंक से। बैंक निफ्टी में तो नंबर और भी ज़्यादा आपको प्रोनाउंस दिखेगा। बैंक निफ्टी में तो ये पूरी की पूरी वीकनेस जो है वो एचडीएफसी बैंक की वजह से स्पॉन्सर हो रही होगी। 270 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी पर एचडीएफसी बैंक की वजह से आ रहे हैं। तो ये
कारण है कि आज इस तरीके का मूव आपको जो देखने आप को मेंशन कर रहे हैं ना कि यहाँ से अगर ये और तेजी पकड़ ले तो 2000 तक जाएगा, वो ड्राइव क्या करेगा? क्योंकि अब नंबर्स आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल वो मक्वायरी की रिपोर्ट हम वीरू और मैं डिस्कस भी कर रहे थे, बिल्कुल। उसमें स्पेसिफिकली वो एलडीआर रेशियो 100% के नीचे अब फिसलने लगेगा तो उनके फेवर में जाएगा। वो है मार्जिन में क्या इंप्रूवमेंट आएगी। आई एम श्योर मार्केट ये सारी चीजें अब गिनने के लिए अब बैठा है, यू नो, कि किन किन चेक बॉक्सेस को हम टिक कर सकते हैं। आई थिंक अगले हफ्ते इसका वो क्वार्टरली अपडेट आएगा, क्योंकि वो अर्निंग सीजन से जस्ट पहले आता है। तो नॉर्मली एचडीएफसी बैंक देखिए सेकंड वीक ऑफ मंथ में नंबर्स ले आता है, तो फर्स्ट वीक के एंड तक या सेकंड वीक के शुरू में उसके क्वार्टरली अपडेट आ जाते हैं नॉर्मली। तो क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे। दिक्कत क्या है कि क्वार्टरली अपडेट बहुत ही ख़राब निकला तो ये डबल टॉप का रिस्क कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन क्वार्टरली अपडेट अगर अच्छे आए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिर शायद तेज़ी बन सकती है। तो ये स्टॉक इनफैक्ट इंटरेस्टिंग होगा वॉच करने के लिए। अच्छा, स्क्रीन पर प्लीज़ लेकर आइएगा ओला इलेक्ट्रिक का शेयर, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ही भावेश अग्रवाल का एक ट्वीट आया है। मैं इनफैक्ट हमारी टीम के साथ भी शेयर कर रही हूँ, तो वो ग्राफिक्स भी बन जाएंगे साथ साथ। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था कि देखिए अब हम सर्विस के लिए एक खास पहल लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक में ज़्यादा एक्शन है नहीं, हाइपर सर्विस दरअसल इन्होंने लॉन्च की है। ये बेसिकली अपनी ओवरऑल नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, क्लास ओनरशिप एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ऑन डिमांड और एआई पावर्ड सर्विस। अब ओला स्कूटर्स के साथ बिक्री तो अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी कंप्लेन ये थी कि सर्विस के मामले में नंबर इनके एब्सोल्युटली जीरो हैं। जीरो। उस तरफ आई थिंक ये पहल होती हुई दिखाई दे रही है, और ये टाइमली मैनेजमेंट रियलाइज कर रहा है, क्योंकि उसको प्लग नहीं करते और एथर इंडस्ट्री मार्केट में आ जाता, लिस्ट हो जाता, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। आई थिंक किसी ने उनके ट्वीट पे रिप्लाई किया था कल, जब उन्होंने कहा था कि आई थिंक कल या परसों उन्होंने ट्वीट किया था ना, कल शाम को ही ट्वीट, कल शाम को उन्होंने ट्वीट किया था कि वी आर प्लानिंग सम अपग्रेड ऑन सर्विस। तो कहता है कि पहले सर्विस तो हो, उसके बाद अपग्रेड होगी। तो बिल्कुल स्टॉक काफ़ी गिरा एक्चुअली ये पिछले 1 महीने में। मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हैं आहिस्ता। इनफैक्ट इसका अगर आप 1 महीने का चार्ट देखें ओला इलेक्ट्रिक का, क्योंकि ऐसा हुआ इस स्टॉक में, बहुत क्यूरियस केस था इसका। आईपीओ पे लोगों को बोला गया कि मत लीजिए, और उसके बाद 130-140 पे बोला गया कि ले लीजिए। ये मार्केट का भाई साइकी है। तो आईपीओ पे लोगों ने लिया नहीं पहली बार, उसके बाद 130-140 पे लोगों ने ले लिया, और अब वो 130-140 वाले, मतलब 140 तो नहीं गया था, 130 वाले, चलिए 125-130 वाले, अब 125-130 वाले सोच रहे हैं मैं क्या करूं। देखिए जिस तरीके का ये कॉन्सेप्ट स्टॉक है ना, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पर यहाँ पर बाइंग आएगी। आई थिंक बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि ये 100 के नीचे आ जाए। 100 के नीचे लेने के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा। खैर मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ये स्टॉक मेरा ढंग से पढ़ा नहीं, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है, बहुत एचएनआईज का, कि 100 के नीचे एक यहाँ पर फ्रेश बाय बनता है। लेकिन वो जब स्टॉक अगर आएगा वहाँ पर तब देखेंगे। एक बार मयूर से बात कर लेते हैं। मयूरेश, आपकी राय क्या रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने वो 130 या फिर 120 के आसपास लेना शुरू किया, 10 रुपये बने और उसके बाद ये स्टॉक फिर से नीचे ही जा रहा है। ये जो सर्विस वाली पहल है हाइपर सर्विस की, एनी टाइम सर्विस नेटवर्क इस दिसंबर तक अब कंपनी ओन्ड सर्विस स्टेशंस को ये डबल करने की फिराक में है। 1000 सेंटर्स ये खोलते हुए दिखाई देंगे। तो क्लियरली जहां पर दिक्कत थी उसे एड्रेस किया जा रहा है, वो क्या प्ले आउट होगा स्टॉक में आगे? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक नीड ऑफ द आवर था अर्चना जी, क्योंकि अगर आप देखें काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंप्लेंट्स वर कमिंग थिक एंड फास्ट सर्विस को लेके। एंड एक तो मैंने फोटो ऐसे भी देखी थी जहाँ पे नंबर ऑफ ओला स्कूटर खड़ी है एंड द कस्टमर डज नॉट नो कि देने के बाद उसको वापस अपनी गाड़ी कब मिलेगी। तो यस, आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। दूसरी बात ये भी है कि आई थिंक नंबर्स कैसे प्ले आउट होंगे। आई थिंक एक कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिलेंगे FY27 FY28 के बाद। बट FY27 तक और 3 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कंपटीशन कैसे आती है, खुद का प्रोडक्ट प्रोफाइल कैसे इवॉल्व होता है, क्या होता है प्राइसिंग को लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी कुछ मूविंग पार्ट्स है। तो मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस ऑन दिस स्टॉक इवन एट द करंट जुंक्चर। यस, आई थिंक लेने वाले बहुत खड़े हैं नीचे अगर ये स्टॉक मिलता है तो। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम HNIs कि अगर नीचे आए तो हमको बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक लेने में। बट आई थिंक ये 2 चीजों पे आई थिंक खास ध्यान देना चाहिए कि फाइनेंशियल्स एंड सर्विस जो ये एड्रेस कर रहे हैं, ये एक्चुअली कब ट्रांसलेट होगा इन एक्चुअल नंबर्स। मीनवाइल ये ओला इलेक्ट्रिक पे चर्चा पूरी हुई, जरा रिलायंस लेके आएंगे आप एक बार स्क्रीन पे।
मेरे ख्याल से बाजार का एक तरफ से कोलैप्स है और दूसरी तरफ से रिलायंस का जो मूव है ना वो गजबी है। लेके आएंगे एक बार स्क्रीन पे। हमारी बात हुई थी 3013 पे, अब ये 3040। अनुज, एक बात तो है, बाजार को रोज़ बरोज़ खुराक देने वाला एक स्टॉक तो आता ही है, कभी B2, कभी HDFC बैंक, और आप देखिए रिलायंस जो फाइनली जो खड़ी नहीं चली थी, डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कराने में ही, पोर्ट्राइटस के जोन को सिक्योर करने में ही अपनी पूरी भूमिका निभाता हुआ। वीरू, मैं अभी 5 मिनट पहले अपने निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखा था, अब आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए। ये जो सेकंड ग्रीन बार बना, बड़ा वाला, एक्चुअली थर्ड ग्रीन बार बना ये, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया ये देखिए। तब करीब 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन था, अब 34 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हो गया रिलायंस का। बेहद बेहद शानदार मूव इस समय रिलायंस में। रिलायंस का आई थिंक 52 वीक हाई कितना, 3200 था मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार फायर कर दें जरा इसकी 52 वीक। इसका 52 वीक हाई अनुज 3219। हाँ 3219। हाँ, तो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इसने, स्टॉक ने। इस बीच में मार्केट कहाँ का कहाँ आ गया, और डेट भी इंपॉर्टेंट होती है ना। 3217 जो था वो जुलाई 2024 में हिट किया था। जुलाई 2024 से लेके अब तक में निफ्टी मेरे ख्याल से 2500 से 3000 पॉइंट रैली कर चुका है। तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया मार्केट, और उसमें आपका सबसे बड़ा स्टॉक, सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक चला ही नहीं बिल्कुल भी। तो देखिए 3 मंथ में -0.69%। तो डेफिनेटली ये एक कैचअप ट्रेड है। आई थिंक ये AGM के दिन टॉप आउट हुआ था स्टॉक, AGM के बाद से गिरना शुरू हुआ था, क्योंकि मार्केट जो हर बार होता है AGM से पहले एक्सपेक्टेशन बना लेता है कि कुछ ना कुछ आएगा, लिस्टिंग को लेकर आएगा, जियो की लिस्टिंग को लेकर आएगा, इसकी लिस्टिंग को लेकर आएगा, और कुछ आता नहीं है AGM में, तो फिर वो स्टॉक गिर जाता है। तो वो आई थिंक उसके बाद कूल ऑफ हुआ था स्टॉक, और अब थोड़ा सा कम बैक कर रहा है। अगेन जैसा वीरू ने बोला, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वो कंपनी है जो हमारे चैनल को ओन करती है, तो इस पर ज़्यादा एडिटोरियल व्यू नहीं देंगे प्राइस को लेकर, लेकिन हाँ क्योंकि ये मार्केट को मूव कर रहा है, इसके लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। वीरू जी हाँ, तो आपके स्क्रीन पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है डे हाई। अब रचना जी, सिंस आपने ट्रेड रिकमेंड किया था, ट्रेड सेंस क्या बन रहा है? 3100 के लिए वेट करेंगे या इट्स फ्राइडे बुक करना चाहिए इस प्राइस पे 20-30 रुपए के स्विंग को? बहुत संक्षेप में आपका उत्तर। नहीं, डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि एज आई सेड मार्केट को कोई ना कोई रोज मिल जाता है। पहले HDFC था, अभी मारुति था कल, तो ये दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मारुति। तो इसको अभी एग्जिट ना करें, होल्ड करें मल्टी डेज के लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड 3100 और 3200 दोनों होना चाहिए, 3200 दिवाली तक ऑब्वियसली, एंड 3100 से पहले। ओके, तो ये फिलहाल 3100 और 3200 की तैयारी यहाँ पर कर रहा है काउंटर, और स्टॉक में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम इस समय बना हुआ है। चलिए, एक और पॉकेट जहाँ पर अच्छी तेजी है वो है चीनी कंपनियां। चीनी कंपनियों में आज सुबह से या बलरामपुर स्पेशली देख लीजिए, 41 रुपए के गेंस पर है, 6.5% से ज्यादा का इजाफा। पूरा पैक आज आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि दरअसल एक डेवलपमेंट ये उभर कर आ रहा है कि एथनॉल के दाम खासतौर से अगले सीजन के लिए सरकार शायद इन्हें बढ़ाने की तैयारी में है। पेट्रोलियम मंत्रालय पर बातचीत हो चुकी है, खाद्य मंत्रालय की। ये इनफैक्ट कल प्रहलाद जोशी के बयान आए थे एक इवेंट पर, और उसी के बाद आज सुबह में तेजी बनती दिखाई दी। तो इंडस्ट्री इसे कैसे पड़ेगा? आई थिंक 22-23 के बाद, FY23 के बाद दरअसल ये प्राइस हाइक आएगा। एक बड़ा इवेंट हुआ है जहां पर हमारे कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता मौजूद है, और उन्होंने वहां पर मौजूद बलरामपुर चीनी की ED अवंतिका सरावगी से बातचीत की। हमारे साथ अब बलरामपुर चीनी मिल से अवंतिका सरावगी हैं। अवंतिका, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड जहां तक एथेनॉल की बात आती है, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी में किस तरह का मिक्स एज ऑफ नाउ है और आगे जाके क्या प्लान्स हैं? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो इस साल जैसा कि आपने देखा पिछले 2 दिनों में कि गवर्नमेंट ने एथेनॉल को फ्री कर दिया है। हम जितना चाहें जिस भी फीड स्टॉक से चाहें एथेनॉल बना सकते हैं। तो हमें लगता है कि 30% रेवेन्यू हमारा एथेनॉल से आना चाहिए इस साल, और आगे जाकर फिर देखेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी पर। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने अब कहा है, कल ही की ये बात हुई है कि अब यहाँ पर जो रिवीजन है एथेनॉल प्राइसेस में बहुत जल्दी आ जाएगा। एज अ कंपनी आप उसे कैसे देखते हैं, और आपका क्या सेंस है कितना इंक्रीज हम यहाँ पर आता हुआ देख सकते हैं? अच्छा सवाल है।
डेफिनेटली वो लोग प्राइस इंक्रीज की बात कर रहे हैं, पर कितना होगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। मुझे लगता है कि जितना पिछले सालों में जैसे होता आया था कि एफआरपी इंक्रीज होती थी, उसी प्रतिशत में अपनी एथेनॉल प्राइस इंक्रीज हो जाती थी, शायद वो न देखने को मिले। पर फिर भी हमें भरोसा है कि जब इतनी इन्वेस्टमेंट करवाई है गवर्नमेंट ने और पिछले साल जो धक्का लगा है उसके बाद इस साल वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, उन पे पूरा भरोसा है। चलो, तो इस साल कुछ अच्छा होगा, उस भरोसे पर अब सरकार के एक्शन का इंतजार रहेगा। इस बीच धामपुर बायो एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम गोयल ने कहा है कि गन्ने के से एथेनॉल बनाने पर कैपिंग जो सरकार ने लाई थी, उस नॉर्म के बाद काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। अब बैन हटने के बाद सरकार से कीमतें बढ़ाने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ धामपुर बायो एनर्जी के एमडी गौतम गोयल हैं। गौतम जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और क्लियरली मार्केट्स अबज़ हैं इस चीज को लेकर कि फाइनली सरकार की तरफ से काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट आई है कि रिवीजन होगा यहां पर एथेनॉल प्राइसेस में, एंड मे बी अगले 4-6 हफ्तों में हो सकता है। कैसे देखती है इंडस्ट्री इसे? हमने रिएक्शंस तो आते हुए देखे ही हैं, लेकिन किस क्वांटम में और क्या कैलकुलेशंस में ये रह सकता है? थैंक यू मनीषा, शुक्रिया। सरकार के साथ हम लोगों की इस्मा ने काफ़ी डिटेल कैलकुलेशंस भेजी थी। हम लोगों के कैलकुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि एक तो पिछले साल कोई एथेनॉल के प्राइस में रिवीजन नहीं हुआ था और सिरप और बी हैवी की एथेनॉल का प्रोग्राम में भी रुकावट आई थी। इससे हमारी मेंबर फैक्ट्रीज को काफ़ी दिक्कत भी हुई, उनकी कैपेसिटीज यूटिलाइजेशन नहीं हो पाई हैं, उनकी बैलेंस शीट्स में भी स्ट्रेस आया है और केन प्राइस जो रॉ मटेरियल है उसके दाम भी बढ़े हैं। इस साल भी एफआरपी का इंक्रीज़ हुआ है। इन सब कैलकुलेशंस को देखते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ आया है, इसमें की कैलकुलेशंस जो सिरप की एथेनॉल की करीब 72 रुपये प्लस की थी, 72.5 जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व करती उतनी थी, और बी हैवी की करीब 67 रुपये के आसपास की, 65-67 के बीच पर लीटर की प्राइस की रिक्वेस्ट थी। हम लोग का मतलब वी होप, हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार हम लोगों की इस कैलकुलेशन, और जो कैलकुलेशन बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेशन है, उस पर गौर करेगी और इस कैलकुलेशन के बेसिस पे ही नई प्राइस का रिवीजन जल्द से जल्द करेगी। ओके, तो जल्द रिवीजन की उम्मीद। अब वो बस गणित का ही इंतजार रहेगा कि वो क्या बैठता है और कितना फायदा इंडस्ट्री को मिलेगा, क्योंकि इस स्पेस में अच्छी तेजी बन चुकी है। मैं सोनिया आपसे पूछना चाहूंगी, बलरामपुर चीनी आज के बड़े एक्शन और आज का जो ओआई एडिशन देखने को मिल रहा है, उसके बाद क्या एक और अपॉर्चुनिटी बची है इसमें ट्रेड और पकड़ने की? इस समय कोई ले सकता है 654 के करीब या नहीं? हर्षदा जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो रोल ओवर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं और वो भी लॉन्ग की तरफ। तो मुझे लगता है कि एंटायर सीरीज में एक 700-720 इस रेंज को टेस्ट कर सकता है। आज फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, आज और भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए हैं। सो यहाँ पे 630-625 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी सपोर्ट के साथ होल्ड कीजिए स्टॉक को और टुवर्ड्स 720 एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, बलरामपुर चीनी 654, मेरे ख्याल से सुबह सुबह अनुज ने सबसे पहले पिक किया था इसको, उसके बाद ये हमने पूरा मूव खेला, उसके बाद पूरे दिन ये कंसोलिडेशन के मोड में चला गया। मीनवाइल मेरी नज़र उन स्टॉक्स पे है, जैसे कि 2 बजे पकड़ा गया था रिलायंस, एज पे एक स्टॉक और है, और उस एज पे आने से पहले आई थिंक बीते लगभग 3 से 4% का स्विंग कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग के नाम था। रिलायंस को आइए, अब लिखे आइए आप सिमंस और मानस, मैं आपकी राय चाहूँगा इस पर। सिमंस क्या कर रहा है? 7226 पे, आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने मार्क किया था मैंने 60 पे। उस वक्त सितंबर के ओआई शेड हो रहे थे जो कि शॉर्ट साइड पे खड़े थे। मानस, अब चाहिए इसको स्ट्रेंथ अबव आई थिंक 7240, 7230 इसको स्ट्रेंथ चाहिए। क्या ये एक अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट है सिमंस का जो इसे चेज कर सकते हैं? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अब फ्रेश बाइंग की जरूरत है इसमें। बिल्कुल, आई थिंक मेरे ख्याल से ही जो 7270 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, स्टॉक उसको ब्रीच करेगा। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, हाई टॉप हाई बॉटम्स का ट्रेंड है। कल हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ट्रेंड मूविंग एवरेज, उसके नीचे स्टॉक नहीं गया। आज की रैली को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक तैयार हो गया है 7500 7600 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, 7100 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, 7500 और 7600 के टारगेट के लिए।
ओके तो जीमेंस में एक अपॉर्चुनिटी करीब 2-2.25% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। कुछ और स्टॉक स्पॉटिंग करेंगे, लेकिन सोमवार को सभी की नजरें मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक पर होने वाली है। इस बैठक में वायदे कारोबार से जुड़े कई बड़े बदलावों पर फैसला फाइनली लिया जाएगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए यतिन हमारे साथ है। यतिन, इनफैक्ट एफएनओ वाले मामले पर सेबी ने एक रिकमेंडेशन मांगी थी, क्या इस बोर्ड बैठक में वो फाइनल प्रिंट आ जाएगा? बिल्कुल। तो देखिए, ये जो सेबी की बोर्ड मीटिंग है और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स और सूत्रों से हमको जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि इस बार एफएनओ सेगमेंट का जो रिवैम्प करना है वो रेगुलेटरी साइड से कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में एक गहन चर्चा होगी। आपको पता ही है कि पिछले दिनों सेबी ने डेटा रिलीज़ किया था जहां 90% रिटेल निवेशक एफएनओ मार्केट में पैसा खोते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑप्शंस मार्केट की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इनफैक्ट पिछले 3 वित्त वर्षों का जो क्यूमुलेटिव नुकसान रिटेल को उठाना पड़ा है वो है लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं सेबी की 3-4 चीज़ें हैं जो इस बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हो सकती हैं। सबसे पहले वन एक्सचेंज वन एक्सपायरी, इस रूल को क्या लागू करेगी सेबी, क्योंकि डिस्कशन पेपर में इसके बारे में बातचीत हुई थी। स्पेकुलेशन बाजार में ये है कि एनएससी को अब निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में से किसी एक को चुनना पड़ेगा जहाँ तक कि ऑप्शन एक्सपायरी का सवाल है। दूसरे जो मेजर्स रेगुलेटर ले सकता है एफएनओ साइड पे, डेरिवेटिव साइड पे, उनमें कहीं ना कहीं ये जो डेरिवेटिव फ्रेमवर्क है इसको कैसे मजबूत किया जाए। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिटेल को डिटर करने के लिए बढ़ाई जा सकती है? क्या करंटली अभी 5 से 10 लाख रुपए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का, क्या इसको बढ़ा के 20 से 25 लाख कर दिया जाए? तो बहुत सारी चीज़ों पे जो है डेरिवेटिव साइड पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें अनाउंस हों। डिस्कशन पेपर और डेटा तो पब्लिक डोमेन में ही, सरकार ने भी इसके बारे में कंसर्न्स उठाए थे। तो शायद इस जो सेबी बोर्ड बैठक है जो मंडे को होनी है, इस पे ये बड़ा चर्चा का विषय रहेगा। इसके अलावा कुछ और मुद्दा रहेगा चर्चा में? और क्या इनवाइट आ गया, आप लोग अटेंड कर रहे हैं? तो अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। बोर्ड मीटिंग ज़रूर है, हर क्वार्टर के एंड में जो औपचारिक बोर्ड मीटिंग होती है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधन करती हैं सेबी चेयरपर्सन, अभी तक उस पर कोई जानकारी हमको नहीं मिली। लेकिन दूसरी जो चीज़ें एजेंडा पे हैं, इनमें सबसे पहले रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का फ्रेमवर्क। बहुत सारे कंप्लायंस इश्यूज थे जिसके कारण इंडस्ट्री बॉडी ने एक रिप्रेजेंटेशन किया था। तो शायद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर से भी 2-3 चीज़ें कर सकती है, नियमों को ढील दे सकती है। और जो एफपीआई का जो एनहांस्ड डिस्क्लोजर नॉर्म था, यहाँ भी थोड़ी बहुत सेबी छूट के बारे में चर्चा कर सकती है अपने बोर्ड मीटिंग में। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस हैं, जहाँ छोटे छोटे टिकट साइज़ के म्यूचुअल फंड्स को सेबी अप्रूव कर सकता है, वहाँ नियम्स जो हैं वो पैसिव फंड्स के लिए आ सकते हैं। और इसके अलावा जो रिसेंट एम्प्लॉय रिलेटेड इश्यूज थे, हिंडनबर्ग के एलिगेशन है सेबी चेयरपर्सन के, उसका भी शायद बोर्ड कॉग्निजेंस लेके एक स्टेटमेंट इशू कर सकता है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय सेबी बोर्ड मीट से पहले जो एक्सपेक्टेशन है उस पर बातचीत हुई। अच्छा, 2 ट्रेड्स और लेनी है हमें। हमारे साथ पैनल में 2 और ख़ास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कविता जी जुड़े हमारे साथ। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है फार्मा से ग्लेनमार्क को देखना चाहिए। ग्लेनमार्क फार्मा एज ऑफ नाउ 1695 के लेवल पर है। यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता हुआ दिखता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1680 के एक स्टॉप लॉस के साथ फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1705 1720 के लिए आप ग्लेनमार्क पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते में एक मौका तेजी का। आज फार्मा कंपनियों में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इस मोड पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कुछ और चीज़ें होंगी जो आपके लिए डिस्कस करेंगे, कुछ और स्टॉक्स, कुछ और सेक्टर्स। और आज का एक बड़ा मुद्दा जिस पर हम रोशनी डालेंगे, देखिए स्विगी या जोमेटो। कंसिडरिंग स्विगी का DRHP आ चुका है, उस पर भी होगी डिटेल में बातचीत, लेकिन ये सब आगे। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और कुछ ट्रेड्स जो इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे पकड़े गए, जैसे रिलायंस, उसके बाद निफ्टी 26,200 पे स्टेबल होता हुआ। अभी हमने मार्क किया था सिमेंस, लेके आइए ज़रा, शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने, ये एज 72.26 का भाव था। अब जरा भाव देखिए, 72.70 हो गया, स्कीम पे 78 माइनस स्विंग मिल चुका है। आपका व्यू इस वक्त लगभग 50 रुपये का स्विंग आ चुका है स्कीम पे तब से लेके अब तक। तो देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 7500 7600 टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बट अब मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लेना चाहिए।
71-74 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, टारगेट वही रहेंगे 7500 और 7600 के। 600 के लिए एक मौका। अच्छा राजेश जी, पॉलीकैब आपने देखा क्या? क्योंकि पॉलीकैब हम नीचे चला भी रहे हैं, बहुत तगड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिला है। प्राइस एक्शन तो लगभग 5% के ऊपर का है, लेकिन ओआई एडिशन आप देखिए तो लॉन्ग्स आज पहले दिन सीरीज के जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये चमकेगा बाकी के महीने में भी? क्या उतना कन्विक्शन दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हर्षदा जी, मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे एडिशन है, करीबन करीबन 7% ओपन इंटरेस्ट जंप है। और जिस तरह से ये ब्रेकआउट मिला है, करीबन ब्रेकआउट का लेवल है 7100 का। मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 7200 7250। तो ये जो ब्रेकआउट है उसके हिसाब से अगर देखें तो 7100 का मिनिमम स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा विद द टारगेट ऑफ 7200 प्लस। चलिए 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक से लेंगे, उसके बाद रचना जी से हम लेंगे आज एफएनओ सुपरस्टार, कविता जैन से लेंगे चार्ट का चमत्कार और अमरदेव सिंह से मिड कैप फंडा। तो ऑड वन आउट अमरदेव सिंह जी होंगे आज हर्षता, वरना पूरा लेडीज़ पैनल तैयार है हमारे साथ। चलिए सोनी जी से शुरुआत करते हैं। सोनी जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में जाइडस लाइफ 1100 कॉल ऑप्शन 23 पे रेकमेंड करना चाहूंगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं 16 रुपए का। पहला टारगेट रहेगा 32, दूसरा टारगेट रहेगा 40 का। जाइडस लाइफ में 1040 सपोर्ट से एक रिवर्सल नजर आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 1120 1140 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है और वो एक जो रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर सकता है। पोजीशंस ऐड हो रही है, सो यहाँ पे 1100 कॉल ऑप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1100 का कॉल जो 23.55 पर है, 32 तक पहले पहुंचेगा और इसके आगे इसकी चाल और मजबूत होगी। बाय साइड का ट्रेड। रचना जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार में मेरी तरफ से टीवीएस मोटर्स के अक्टूबर के फ्यूचर्स रहेंगे। इसका चार्ट सेटअप ये बता रहा है मुझे कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर एक बड़ा ग्रीन बार बनना चाहिए। अभी 2947 पे है अक्टूबर फ्यूचर्स। अगर एक बड़ा ग्रीन बार बनता है तो ये 3050 तक जा सकता है। सो अराउंड 100 रुपीज ऑफ अ मूव इज पॉसिबल ओवर ईयर। तो इसको हम लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2910 पे और टारगेट लगाएंगे, पहला टारगेट 3000 और दूसरा टारगेट 3050। ओके, टीवीएस मोटर्स आप पिक कर रही हैं। चार्ट के चमत्कार के लिए चलते हैं कविता जैन जी के पास। कविता जी आप क्या पिक कर रही हैं? सो वीरेन जी, चार्ट का चमत्कार में लिटिल पोजिशनल होगा ये काउंटर और आयशर मोटर्स पे पिछले 4-5 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है अंटिल काउंटर 4960 के लेवल के ऊपर है, यहाँ पर बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अपसाइड मोमेंटम फॉर पोजिशनल बेसिस अगर देखें तो 5400 तक के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। इंट्राडे के लिए आज से 5150 के प्राइस टारगेट के लिए आप आयशर मोटर्स देख सकते हैं। ओके, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, पूरा ऑटो पर आज एक झुकाव। अमर जी गुड आफ्टरनून, आपका मिड कैप स्टॉक। मैं इसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज को रेकमेंड करूंगा बिकॉज एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है वो भी डेफिनेटली ऑटो इंडस्ट्री से प्रभावित है ही और 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट 4 व्हीलर सेगमेंट सब में ये इनके जो बैटरीज हैं वो सप्लाई करते हैं और साथ में जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी इनको मिल रहे हैं दैट ऑल्सो इज वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो 6 गीगावाट जो प्लांट लिथियम आयन जो प्लांट बेंगलुरु में बन रही है दैट ऑल्सो इज ऑन ट्रैक, दैट ऑल्सो विल गिव अ बिग बूस्ट। और इसके अलावा एफआईआईज की भी बाइंग बढ़ी है इसमें लगातार, तो दैट ऑल्सो इज अ गुड साइन। तो इसे मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में बाइंग की जा सकती है एट करेंट लेवल्स। स्टॉप लॉस 453 का रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 556। अमर जी नमस्कार। कुछ देर के लिए लग रहा था ना आपको कि मैं दिल्ली मेट्रो के सबसे आगे वाले कंपार्टमेंट में आ गया हूँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? इस सेंस में नहीं, मजाक कर रहा था बस मैं। नहीं कोई बात नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात मेरे ख्याल से। क्या छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे। वो दिल्ली वाले समझेंगे ना वीरू। अमर जी दिल्ली से है क्या? जी मैं हूँ जमशेदपुर से।
हाँ नहीं, वो वीरू जो कह रहे हैं ना वो दिल्ली वाले समझेंगे। आई थिंक हर्षदा भी नहीं समझ पाएंगे। नहीं, मैंने कभी दिल्ली मेट्रो तो दिल्ली मेट्रो में पहला कंपार्टमेंट लेडीज के लिए रिजर्व्ड होता है, तो इसके लिए तो आप जो दिल्ली वाले हम उनको पता है, तो वो स्टेशन पर जब जाते हैं तो स्टेशन पर भी आपको वो जगह मार्क्ड होती है कि कहाँ से सेकंड कंपार्टमेंट शुरू होता है, तो वहाँ से लोग फिर लगना शुरू होते हैं। वो फर्स्ट कंपार्टमेंट लेडीज के लिए रिजर्व होता है। अच्छा, मुझे लगा फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो आपने पूछ लिया कि फर्स्ट कंपार्टमेंट वाली फीलिंग आ रही है। नहीं, मैं कभी नहीं गया अनुज, भूल के भी अपन लेता लास्ट डब्बा। 1-2 बार कुल मिला के बैठा हूँ मैं मेट्रो में लास्ट। पर मेरे से गलती हो गई। अमर जी शायद दिल्ली से नहीं, मैंने सोचा कि अमर जी दिल्ली से हैं। खैर कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, इस मजाक को ही विराम देते हैं। 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आए। पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन, वो आया सोनी जी के सौजन्य से, और उन्होंने जो ट्रेड पिक किया था वो था ज़ायरस लाइफ का 3240 के टारगेट के लिए और 1100 की कॉल। उसके बाद रचना जी का ट्रेड आया आज का एफएनओ सुपरस्टार, उन्होंने टीवीएस फ्यूचर्स को पिक किया 3000 और करीब 3050 के लक्ष्य के लिए, और कविता जी ने पिक किया आज का चार्ट का चमत्कार और आयशर मोटर्स 5150 5400 के लक्ष्य के लिए। काफ़ी वाइल्ड टारगेट्स हैं यहाँ पे कविता जी के, और अमर जी ने अभी भी पिक किया एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को। बट अनुज, आपने एक चीज़ देखी, क्योंकि निफ्टी फार्मा 53,508 इंडेक्स का आज एक कंसोलिडेशन के मोड में जाना, HDFC बैंक का बैकफुट पे आना, क्या पॉसिबली ये एक मैसेज है कि मंडे ट्यूसडे या फिर जब तक कि हम अगली एक्सपायरी के निकट पहुँचें माइट बी इस कंसोलिडेशन के फेज में डिफेंसिव्स डोमिनेट करें? डोमिनेट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सब चीज़ें मार्केट में होंगी। आज फार्मा चल रहा है, कल हो सकता है कोई और सेक्टर चल जाए। फार्मा वैसे भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है एक्चुअली। एक बात बताऊँ आपको, अगर आप फार्मा का 1 साल का चार्ट देखेंगे, और सिर्फ फार्मा नहीं, हेल्थ केयर का अगर 1 साल का चार्ट देखेंगे, इन 2 इंडस्ट्रीज़ का 1 साल का चार्ट देखेंगे, आपको एक चीज़ नोटिस होगी, मार्केट में चाहे तेज़ी रही हो चाहे मंदी रही हो, पिछले 1 साल में अगर सबसे कंसिस्टेंट मूवर अगर कोई एक इंडेक्स रहा है तो वो फार्मा इंडेक्स है। ये देखिए, मतलब कहीं पे डिप है ही नहीं। चार्ट देखिएगा, शानदार चार्ट है, 12 महीने में 55% का मूव। और ये हेल्थ केयर इंडेक्स, जिसमें थोड़े से डायग्नोस्टिक कंपनियां भी आ जाती हैं, इसमें करीब 12 महीने में 60% का मूव। 60% का मूव है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि डिप नहीं है कहीं भी। तो आप अगर जिसे कहते हैं ना रिस्क रिलेटिव बेसिस पर जो लोग ट्रेड करते हैं, उसके हिसाब से एक ऐसी स्पेस है जिसने आपको पूरे साल पैसा बना के दिया, कहीं पर भी लिया आपने। बेस्ट एग्जांपल तो मैं हर बार लूपिन का ही देता हूँ, हालांकि लूपिन हाई लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ है ज़रा सा, लेकिन उसका भी आप इस साल का चार्ट देखिए। ग्लेनमा का चार्ट देखिए इस साल का, ये लूपिन का चार्ट है इस 12 महीने का, 95% के गेंस हैं यहाँ पर। ग्लेनमा का चार्ट देखिए आप, 118% के गेंस हैं। सन फार्मा देखिए आप, आई थिंक कोई भी फार्मा स्टॉक उठा के देख लीजिए, एक्सेप्ट फॉर 1 या 2 एक्सीडेंट वाले जो केसेस होते हैं, जैसे ग्रैन्यूल्स वगैरह हो गया, उसके अलावा बाकी सब में बहुत आई थिंक शानदार। ये ट्रेंडिंग मूव है वीरू, ये मेरे ख्याल से आज नहीं शुरू हुआ, काफ़ी टाइम से चल रहा है। फार्मा और ल्यूपिन हो गया, सन फार्मा हो गया, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। इवन दिवीज लैब को आप स्क्रीन पे देखिए, स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करते हुए स्क्रीन पे। और क्या क्या अच्छा कर रहा है इसमें अभी एज ऑफ नाउ, जो चीज़ें मूव दे रही है उसमें। अच्छा, एक बार कोरोमंडल लेके आइएगा, 1676 पे एक मूव ठीक ठाक दे रहा है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन और लेस टीवीएस मोटर्स जो अभी कुछ देर पहले कॉल्स में गया, वो एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। हर्षदा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बनते हुए, और बात करते हैं सबसे बड़े टक्कर की। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने Hyundai वर्सेस मारुति, दोनों कंपनियां कैसे स्टैकअप होती हैं वो पेश किया था। आज फोकस स्विगी वर्सेस जोमेटो पर है। हम स्विगी की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कल शाम को DRHP दाखिल हो चुका है, वो कई सारे लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब मौका आ गया है ये जानने का कि अगर दोनों कंपनियों को आप आमने सामने रखते हैं, और क्योंकि अब फाइनेंशियल सामने है उस DRHP में, तो दोनों कंपनियां किस पर भारी पड़ रही हैं और किस पैमाने पर। तो बड़ी पिक्चर इस नई इकोनॉमी के 2 महारथियों की कैसे उभर कर आ रही है। मंगलम के पास चलेंगे जो वो डेटा पॉइंट्स आपके लिए पेश करेंगे। मंगलम, बताइए। आपके प्लेट और आपके पेट के लिए कंपीट करते स्विगी और जोमेटो अब आपके पोर्टफोलियो के लिए भी कंपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो सेबी ने पास कर दिया है स्विगी की आईपीओ की अर्जी को। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह हुआ है कि स्विगी की जो कॉन्फिडेंशियल DRHP थी वो पब्लिक हो गई है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों स्विगी और जोमेटो को। 3 अहम चीजें। सबसे पहली कि स्विगी की जो फूड बिजनेस का कारोबार है वो टर्न अराउंड स्टेज पे है और वो यहां से ग्रो करेगा। दूसरा, स्विगी का जो इंस्टामार्ट है जोमेटो के ब्लिंकिट से
काफी पीछे है, ब्लिंकिट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसलिए जो जोमैटो के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, आंकड़े हैं, वो स्विगी से कई ज्यादा हैं। तो चलो नंबर्स देखते हैं। FY24 के पूरे नंबर्स अगर देखें तो दोनों की रेवेन्यू करीब 11,500 करोड़ से 12,000 करोड़ थी। सबसे बड़ा डिफरेंस कामकाजी मुनाफा में था, जब जोमैटो ने 42 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव रिपोर्ट किया, वेराज स्विगी ने 2200 करोड़ का एबिटा नेगेटिव रिपोर्ट किया। और दोनों की कैश में भी आप देखिए काफी डिफरेंस है। जोमैटो 12,250 करोड़ का कैश उनके बुक्स पे, वेराज स्विगी के पास सिर्फ 5,500 करोड़। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अगर आप देखें तो स्विगी स्टिल एबिटा लॉस कर रहा था 550 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ की रेवेन्यू। जोमैटो 4,200 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 225 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव रिपोर्ट किया और 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट एज अगेंस्ट स्विगी का 600 करोड़ का लॉस। इस वजह से दोनों के कैश बैलेंसेस में भी काफी डिफरेंस आ गया। जोमैटो का कैश बैलेंस 12,500 करोड़ बरकरार रहा, थोड़ा बढ़ा, और स्विगी का 5,000 करोड़ से 2,000 करोड़ हो गया। अब दोनों के इंडिविजुअल बिजनेसेस को देखें, अगर फूड डिलीवरी का बिजनेस देखें, जोमैटो के फूड डिलीवरी बिजनेस ने लास्ट ईयर ही एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की थी। तो आप देखें तो करीबन 6.9% उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन था फूड बिजनेस में, वेराज स्विगी का सिर्फ 5.72% था। उन्होंने एबिटा में करीबन 47 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, वेराज जोमैटो ने 912 करोड़ का पॉजिटिव नंबर रिपोर्ट किया। फर्स्ट क्वार्टर में लेकिन स्विगी का जो फूड बिजनेस है वो टर्न अराउंड होते दिखा हमें। एबिटा पॉजिटिव 60 करोड़ के आसपास आ गया, वेराज जोमैटो ने 300 करोड़ रिपोर्ट किया। और आप देखते हैं इस बिजनेस में जैसे ही एबिटा थोड़ा सा बढ़ता है उसके बाद काफी तेजी से इजाफा होता है, वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्विगी का 6.4% वर्सेस जोमैटो 7.3%। अब सबसे बड़ा वैल्यूएशन ड्राइवर इन कंपनीज के लिए क्विक कॉमर्स बिजनेस हुआ है, जो स्विगी का इंस्टामार्ट है और जोमैटो का ब्लिंकिट। अगर आप देखें तो FY24 के एंड में दोनों के पास करीबन 550 एक्टिव डार्क स्टोर्स थे। उसके बावजूद ब्लिंकिट का सेल्स 12,500 करोड़ था, वेरेस इंस्टामार्ट सिर्फ 8,000 करोड़ था। इससे सबसे बड़ा फर्क यह पड़ा कि ब्लिंकिट का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 2% हो गया और स्विगी का जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है फिर भी लॉस करता रहा, कंट्रीब्यूशन उनका नेगेटिव 6% है। और इसका डिफरेंस सबसे बड़ा हमें फर्स्ट क्वार्टर में दिखेगा। ये 526 का जोमैटो का 650 एक्टिव ब्लिंकिट स्टोर्स हो गए और उनका टारगेट 2,000 का है, वेरेस स्विगी का करीबन 525 से सिर्फ 550 इजाफा हुआ स्टोर एक्टिव डार्क स्टोर्स में। और ये रेवेन्यूज में भी दिख रहा है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू स्विगी की फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 2700 करोड़ थी, जबकि जोमैटो की ब्लिंकिट की ये बढ़ गई करीबन 5,000 करोड़ के आसपास, विथ कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट 4%, और स्विगी की अभी भी नेगेटिव -3% ही है। अब ये देखना पड़ेगा कि स्विगी डार्क स्टोर को कितना बढ़ा सकती है, क्योंकि उनके जो 3700 करोड़ का फ्रेश इशू है उसमें से 1000 करोड़ उन्होंने एलोकेट किया है इंस्टामार्ट के डार्क स्टोर्स को बढ़ाने के लिए। और इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि स्विगी को वैल्यूएशन मल्टीपल क्या मिलेगा। अगर अभी देखें तो 2.5 लाख करोड़ के जोमैटो के मार्केट कैप में करीब 12 टाइम्स 2 ईयर फॉरवर्ड सेल्स पे वो ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है स्विगी में 25 से 35% का डिस्काउंट होगा उस मल्टीपल पे। तो देखते हैं जोमैटो और स्विगी के वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होगा। देखते हैं मार्केट में किसमें कितना है दम। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये डेटा पॉइंट्स, पूरी पिक्चर मंगलम ने आपके लिए पेश कर दी। मैं इसमें अनुज सिर्फ 2 चीज़ें जोड़ना चाहूँगी। कंसिडरिंग इन दोनों कंपनियों को हम इनके इंसेप्शन से हम ट्रैक कर रहे हैं, तो जोमैटो ने अपनी पारी की शुरुआत 2008 में की थी और स्विगी ने लगभग 2014 में। मैं आपको साल दिखा रही हूँ 2018 का, और ये वैल्यूएशन पिक्चर है। जब जोमैटो 10 साल पूरे कर रहा था तब उस समय इसकी वैल्यूएशन करीब $1.1 बिलियन थी। 2018 के साल में 4 साल का बिजनेस स्विगी ने कंप्लीट कर लिया था और ये $3.3 बिलियन पर था। तो स्विगी वाज मच हायर वैल्यूड कंपेयर्ड टू जोमैटो। ये 2018 की बात है। आज के साल 2024 में आप देखिएगा तो 16 साल हो चुके हैं जोमैटो के कारोबार के, वैल्यूएशन $30 बिलियन का है और स्विगी 10 years into the business रफली हाफ वैल्यूएशन पर आता हुआ दिखाई देगा। ये 12 to 15 है क्योंकि ये रफ कैलकुलेशन है जिस तरह से बिजनेस ग्रो हुआ है। ऑफ कोर्स ये कंपनी 6 साल आगे है जोमैटो की। जोमैटो पहले दरअसल मुनाफा कमाने लगा तो उसका एक एज मिलता है, लेकिन जैसे मंगलम कह रहे थे कि देखिए जो गैप आया है वो लार्जली Q1 में आया है। Q1 में भले ही स्विगी का बिजनेस इंप्रूव हुआ हो, इन्होंने रेवेन्यू कमाया हो, लेकिन जोमैटो अभी भी 30% आगे है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जोमैटो के ऐड बहुत बकवास हैं, उसके मुकाबले स्विगी के एड्स बहुत अच्छे हैं।
मतलब अभी जो रिसेंटली स्विगी ने इंस्टामार्ट के ऐड निकाले हैं ना, वो बहुत रिफ्रेशिंग है। उसमें अगर आप देखें वो चावल की जगह वो चावला टाइप कर देते हैं, तो वो जूही चावला के वहाँ पहुँच जाते हैं। वो ऐड बहुत मुझे अच्छे लगे। और वो जोमेटो के ऐड बहुत इरिटेटिंग लगते हैं मुझको, वो जोमेटो वो जो है। बट बिल्कुल देखते हैं जब दोनों की टक्कर होगी तो किस तरीके। अमर से पूछ लेते हैं किस पर दाव लगाने को तैयार है अमर। आई डोंट नो आपने कितनी डिटेल में वो DRHP देखा होगा, ऑफ कोर्स वो प्राइस बैंड का इंतजार होगा, लेकिन जोमेटो जो लिस्टेड एंटिटी है, जिस तरह के वैल्यूएशन से कमांड कर रहा है, जो नंबर्स हमने दोनों कंपनियों के आपके सामने पेश किए, अगर आपने पिक करना हो क्या रहेगा? नया जोमेटो खरीदेंगे या फिर स्विगी के IPO का इंतजार करेंगे? नहीं, मैं तो स्विगी के IPO का इंतजार जरूर करूंगा, बिकॉज इसमें भी अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। और जिस तरह से अभी सब डिजिटल और न्यू एज कंपनीज काम कर रही हैं, तो इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बार ये प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक पे आएंगे ना, देन वी विल सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देयर एंड अपॉर्चुनिटी। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर स्विगी IPO। ओके, चलिए तो स्विगी को प्रेफर करेंगे, एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद। अब थोड़ा फ्राइडे है तो फ्राइडे की चर्चा कर लेते हैं। आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे है और टूरिज़्म सेक्टर में इस समय कुछ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। वैसे तो खैर पर्यटन से आर्थिक समृद्धि का रास्ता खुलता है, लेकिन देश में टूरिज़्म की पिक्चर कैसी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंचन जुड़ी हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो इकोनॉमी नहीं, जो टूरिज्म है काफ़ी चीज़ों को अच्छा कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेंटल हेल्थ, देश की इकोनॉमी और उसके साथ साथ बाजार के अंदर पैसा, ऐसे स्टॉक जहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें 2023 की, उस टाइम पे जो इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट थे उसका जो नंबर था वो था करीबन 2 करोड़ का, और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें तो वो है करीबन 173 CR के पास। अगर GDP में हम टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है करीबन 2.78% का। अगर कमाई देखी जाए तो 2023 का जो डेटा है वो आ रहा है 231 अरब डॉलर का, और 2030 तक जो 34 तक जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 523 अरब डॉलर का। कि आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा इन्फ्लो आने की उम्मीदें जताई जा रही है 2034 तक। अभी इसका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है एम्प्लॉयमेंट में, कि किस तरीके से ये लोगों को एक तरीके से रोजगार भी प्रदान कर रहा है। अगर अभी का डेटा देखें तो वो है करीबन 8 करोड़ का, और 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नंबर जो बढ़ के है वो हो जाएगा 14 करोड़ का। अब टूरिज्म इतना बूस्ट हो रहा है, इकोनॉमी को इतना कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से मिल रहा है, उसके पीछे के काफी सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि जो लोगों की इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोग अपने जो पैसा है, अपनी सैलरी है, घूमने फिरने में भी खर्च कर रहे हैं। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसके अच्छे होने से इसको काफी अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है। मेडिकल वेलनेस है और बाकी के ऐसे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं जिसको और भी ज्यादा बूस्ट किया जा रहा है, ताकि वहां पे टूरिज्म को और भी ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। ऑनलाइन बुकिंग करना काफी ज्यादा आसान हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिससे ये काफी सारी चीजें हैं लोगों के लिए अब जो फीजिबल हो गई है। अब कुछ ऐसी जगह है जो लोगों को घूमना काफी ज्यादा पसंद है। कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी, अयोध्या की अगर हम रिसेंटली देखें तो कितना इन्फ्लो अयोध्या के चलते आया है इंडिया के अंदर, लद्दाख और गोवा तो लोगों का ऑल टाइम फेवरेट है ही। अब बात करते हैं बाजार की, यानी कि बाजार के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में हैं और जिनको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं मेक माई ट्रिप की। एक साल का अगर रिटर्न देखें तो इसने दिया है करीबन 134% का रिटर्न। एट द सेम टाइम इंडिको लार्जेस्ट मार्केट शेयर के साथ इसने एक साल में दिया है 106% का रिटर्न। इनेट होटल 70% का रिटर्न। साथ ही साथ थॉमस कुक की बात करी जाए तो इसमें 65%, EIH 65%, IRCTC ने 35% का रिटर्न, BLS इंटरनेशनल ने 50% का, और साथ ही साथ IRCTC का 35% का हमें रिटर्न देखने को मिला है। अब ये तो थी कुछ डेटा पॉइंट्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो टूरिज्म है हमारी इकोनॉमी में एक बूस्ट करता है। अब हमने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है अपने न्यूज़ रूम का, जहां पे हमने समझने की कोशिश की है कि जो हमारे न्यूज़ रूम में लोग हैं, जो हमारे एंकर्स हैं, वो इस साल कहां-कहां घूमे हैं और उनकी टू डू लिस्ट में कहां-कहां घूमना बाकी है। एक बार वो देखते हैं। तो आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे। घूमना सबको पसंद है, लेकिन इस साल कौन कहाँ घूमा, कौन सी डेस्टिनेशन उनकी टू डू लिस्ट में है, इसके ऊपर थोड़ी सी हमने सबसे बातचीत की है। आइए देखते हैं किसको कहाँ घूमना पसंद है और कौन कहाँ जाना चाहता है। लेट्स कम। इस साल कहाँ घूमे आप? इस साल मैं ज़्यादा नहीं, एक फुकेत गया था
और एक मैं गया था कीनिया मसी मारा अपनी फैमिली के साथ सफारी पर। और कौन कौन से डेस्टिनेशन है जो आपको कवर करने हैं, मतलब आपकी लिस्ट में? अगले हफ्ते शायद मैं बाली जा रहा हूँ और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया मेरी लिस्ट में है लेकिन अब तक कवर नहीं कर पाया हूँ। इस टाइम पे आपको क्या लगता है कौन सी डेस्टिनेशन है जो सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं? आई थिंक सफारी। आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन लोगों को थोड़ा क्रेज आया है। इस साल कहाँ कहाँ घूमे आप? ज्यादातर तो ऑफिस से घर ही। मेरे को लगता है इस देश में दुनिया में हर जगह घूमना चाहता हूँ, पर डिपेंड करेगा पॉकेट कहाँ तक परमिट करेगी। मुझे लगता है गोवा, आई एम अज्यूमिंग गोवा या अयोध्या में से कोई होगा। क्या अभी देखेंगे कि कितना आंसर सर का सही है, लेकिन सर इस बार छुट्टी पे जरूर जाइएगा। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से सब सुन रहे होंगे ऑफिस में ना। इस साल मैं गई अंडमान्स पहली दफ़ा, आई लव्ड इट। और फिर मैं गई मालदीव्स जो मैं रेगुलरली जाती हूँ। कौन सी अब डेस्टिनेशन लिस्ट में है जो अब घूमना आपको बाकी है? अब मैं जाना चाहती हूँ मलेशिया में सिपादान। देखिए मेरा वन ट्रैक है, जहाँ पे समुंदर अच्छा हो और बहुत सारी डाइविंग हो, वह मैं पहुँच जाऊँगी। यार इस साल मैं सिर्फ करजत गया हूँ, धर्मेंद्र जी कहीं ले ही नहीं गए। कहाँ गए धर्मेंद्र जी? घूमना चाहूँगा इस बार। आई थिंक कि चूँकि मैं बहुत दिन बाद घूमने चाहूँगा तो मैं यूरोप टूर पे जाना चाहूँगा। इंडिया में ग्लोब इंडिया। अरे यार गोवा, मुंबई, नो डाउट अबाउट इट। लोनावाला घूमे, महाराष्ट्र में गोवा घूमे, दिल्ली घूमे और गुजरात अक्सर जाया करते हैं क्योंकि हमारा होम टाउन है वहाँ। लिस्ट में मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट पूरा बाकी है। मुझे लगता है बॉम्बे के काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बॉम्बे के बाहर जाते हैं। तो काफी सारे लोगों से हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कहाँ पे घूमे, कहाँ घूमना चाहते हैं, साथ में कौन सी टॉप डेस्टिनेशन है और कहाँ के लोग सबसे ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं। लेकिन अब मैं आपको इन सबका सही आंसर देती हूँ। लास्ट के 2 क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ कि कहाँ लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। अगर इस साल की पर्टिकुलरली हम बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप में बना हुआ है, गुजरात भी टॉप में बना हुआ है, साथ ही साथ महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कहाँ के लोग सबसे ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है गुजरातियों का। गुजरात के लोग सबसे ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं और दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र यानी कि मराठियों का। ओके, तो स्टॉक मार्केट भी गुजराती और मराठियों से ही चलता है एक्चुअली। अच्छा, मार्केट इस बीच में डे लो पर आ गया तो उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। निफ्टी अब 57 पॉइंट नीचे। वीरू, आप मुंबई में होते तो आप भी इस लिस्ट में होते। वैसे आपका तो मुझे पता है, आप तो फ्राइडे को अपनी स्कॉर्पियो उठाते और निकल जाते हो उत्तराखंड। अभी यकीन मानिए अनुज, मतलब मुझे उत्तराखंड में बहुत कुछ कवर करना है, बहुत कुछ कवर करना है। और ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं अब तक बद्रीनाथ और केदारनाथ नहीं गया। मुझे अगले 2 सालों में 3 सालों में एक हरसिल जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मतलब आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना खूबसूरत है, हरसिल और एक मुंशियारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 4 चीज़ें पूरी करने। हालांकि इस साल के अंत में क्योंकि ठंड काफ़ी है वहाँ मैं नहीं जा सकता, पॉसिबली अंडमान जाऊँगा। बट अभी हरसिल, मुंशियारी, ये 2 जगह पूरी करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी फ़ोटो प्ले कर रहे हैं जबकि बात वीरू के साथ हो रही थी। ये मैं उत्तराखंड जो गया था, जो ऋषिकेश में गया था, वहाँ से ये वीरू की फ़ोटोज़ देखिए, ये वीरू की कुछ फ़ोटोज़ प्ले होती हुई यहाँ पर इस समय। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं, मार्केट पर वापस रुक करते हैं। हाँ सॉरी वीरू, बोलिए। ये जो फोटो है ना अनुज, कभी मौका मिले ना तो इस रेस्टोरेंट में होके आइएगा, बिनसर में। इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाइएगा, फिर आपको मालूम चलेगा कि हिमालय को देखकर और मतलब बैठ के खाना खाने का क्या मज़ा होता है। बताऊंगा मैं इस जगह का नाम आपको। बकेट लिस्ट काफ़ी लंबी है वैसे। बकेट लिस्ट तो नेवर एंडिंग होती रहती है। 100%। चलिए मार्केट पर आते हैं अब। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनवाइल बैंक निफ्टी अब 550 पॉइंट नीचे और निफ्टी करीब करीब 30 पॉइंट नीचे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे और इस मार्केट की चर्चा पर आएंगे वापस। हमारे साथ दीपन मेहता भी जुड़ेंगे। वेलकम बैक। चलिए अब दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपन, गुड आफ्टरनून। दीपन, आप जब शो पे जुड़ रहे थे उस वक्त हम एक चर्चा कर रहे थे स्विगी वर्सेस जोमेटो। अज्यूम करिए स्विगी लिस्ट हो जाए तो क्या पिक होगी आपकी, स्विगी या जोमेटो? नहीं, आई थिंक देखिए मेरे ख्याल से बोथ आर इक्वली गुड कंपनीज और जोमेटो पर एज है डेफिनेटली, बिकॉज दे आर मच अहेड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में पहुंचने में, दे आर मच अहेड और मार्केट शेयर भी ज़्यादा है
और अच्छा खासा लिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड भी हमने देखने को मिला है, और करेक्शन के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्पेशली खरीदा है। तो अगर I mean, if I have to choose between the two, I would go Zomato. लेकिन एक डिस्क्लोजर, वी आर इन्वेस्टेड इन Zomato, तो हमारा बायस हो सकता है। लेकिन अगर के शेयर नहीं है, ये IPO में अप्लाई, और फिर देखते हैं किधर प्राइसेस होता है। ये कंपैरिजन है वो तो चलती रहेगी बिटवीन बोथ द कंपनीज, बट आई थिंक मेरे ख्याल से Zomato को एज है and will be more attractive in terms of risk and profile than perhaps Swiggy also. जोमेटो एक प्रिफर्ड ट्रेड रहेगा। ऑफ कोर्स एक बायस है दीपन का। दीपन, मैं आपको रिकनेक्ट करा रही हूँ क्योंकि आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्लियरली जैसे हम वो नंबर्स में भी पेश कर रहे थे, Q1 में वो जो जोमेटो वर्सेस स्विगी का गैप है वो वाइडन हुआ। ये FY24 में फाइनेंशियल ईयर के अंत में सिर्फ 7% का डिफरेंस था रेवेन्यू में, और जोमेटो 30% आगे निकल गया स्विगी से रेवेन्यू के मामले में। Q1 के नंबर्स कहते हैं। दीपन को वापस जोड़ेंगे, लेकिन जोमेटो पर अगर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेना हो, मानस अगर वेरी क्विकली इस पर एक राय दे सके। तो देखिए, ये सही है कि पिछले 3-4 दिनों में जोमेटो करेक्ट हुआ है। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके वहां पे एक छोटा सा पुल बैक दिखाया, लेकिन फिर भी ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। अभी खरीदारी नहीं करेंगे, या तो खरीदारी करेंगे 289 के ऊपर, और या तो गिरावट पे 265 के आसपास अगर स्टॉक सपोर्ट ले तो वहां पर खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे फिलहाल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जोमेटो पे। इस बीच अभी वो हम जब तक ट्रेवल और टूरिज्म की बात कर रहे थे, निफ्टी नीचे आया खिसका, बट फिर रीगेन करता हुआ स्ट्रेंथ, मतलब 26,200 को। लुक एट रिलायंस, मतलब इस कार्यक्रम में 50 रुपये भाग गया। और मतलब इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ब्रेकडाउन था 19 जुलाई को बिलो 20 डे, वो आज इसने रीगेन कर लिया। एग्जैक्टली तारीख थी 19 जुलाई की। तो रिलायंस अच्छा करता हुआ इस वक्त, और ज़ायरस ट्रेड में गया था, उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन एक बार टाटा मोटर्स भी लेके आइएगा। कुछ देर के लिए टाटा मोटर्स स्क्रीन पे रखिएगा। इट्स 994, और पुल बैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं जो OI की शीट दिख रहा था ना, उसमें अच्छा इसने एक मूव लिया है। एक बार लेके आइए इन्फो एज। मानस इन्फो एज पे अपनी राय दीजिएगा। इट्स 8219, फाइनली एक ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। हालांकि मैं अभी आपका ट्रेड लेता, बट क्या ये कंसिडर करना चाहिए मंडे मॉर्निंग के लिए टू कैरी ऑन द लॉन्ग साइड? तो बिल्कुल, देखिए मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा था, और टॉप पिक मेरा BTST के लिए नौकरी था। तो बट ठीक है, अभी कवर कर लिए, नेक्स्ट दूसरा स्टॉक देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 8049 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशनल ट्रेड ले सकते हैं, और या तो केवल कल के लिए भी ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, और अब जो टारगेट होंगे वो करीब करीब 8450 के आसपास के होंगे नौकरी के लिए। खासी तेजी बनती हुई 2.5% तक के अगेंस्ट। चलिए दीपन को वापस जोड़ते हैं। दीपन पहले बता रहे थे कि जोमेटो एक प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा, लेकिन दीपन कंसिडरिंग अक्टूबर सीरीज हमने वैसे भी एक हाई पर शुरुआत की है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कंजम्पशन वाली स्टोरी कितनी अग्रेसिवली आप चेज करना चाहेंगे? हम क्रॉम्पटन की तरफ से वो डेटा पॉइंट सुन रहे थे कि कैसे उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया विद द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस। वैसे भी ये सेल्स और ऑफ कोर्स फेस्टिव स्पेंडिंग वाला सीजन रहता है। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उभर कर आएंगी जो अर्निंग्स में भी आगे कन्वर्ट हो सकती हैं Q3 में? अच्छा, आई थिंक FMCG एक अंडरडॉग है, और जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनको एक अच्छा अल्फा मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बेस इफेक्ट का भी फायदा होगा। वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल बेसिस पे थोड़े रीजनेबल लेवल्स पर है, और आई थिंक FMCG इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन अ बिग वे इन दिस रैली ऑल्सो। तो जो भी FMCG कंपनीज है, आई थिंक ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस में, खाली केवल ट्रेडिंग बेसिस फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मे बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल में वी लाइक टू बी अंडरवेट FMCG। लेकिन आपने कंजम्पशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा निग्लेक्टेड सेगमेंट है जहां पर यू कैन हैव अ फ्यू सरप्राइजेस। और जैसे हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल के दाम भी थोड़े कंट्रोल में आए, ऑफ कोर्स पाम ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप, बट अन्य जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी कंट्रोल में आए, तो मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है। और जितना भी आई थिंक वॉल्यूम और मार्जिन का फायदा होगा, कंपनीज विल स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग टू ग्रो द वॉल्यूम्स इवन हायर। तो मेरे ख्याल से वी आर लुकिंग एट डेफिनेटली लुकिंग एट फ्यू FMCG stocks which could be quite interesting. But what in FMCG, Deepan, would you share light on that? कि
किस पर नजर है, कहां पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे पूरे थीम में? आई थिंक जो लार्ज एमएनसी एफएमसीजी कंपनीज भी है, दे आल्सो शुड डू वेरी वेल. HUL, नेस्ले है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, दे शुड डू वेरी वेल. बट जो इंडियन एफएमसीजी कंपनीज है, आई थिंक दे आल्सो, ज्योति लैबोरेटरीज कम्स टू माइंड एंड इमामी. आई थिंक ये दो कंपनियां है, रीजनेबल वैल्यूएशंस है और काफी एग्रेसिव मैनेजमेंट्स है. और मेरे ख्याल से आई थिंक दिस कंपनीज कैन डू प्रीटी वेल ऑन शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस. ओके अच्छा दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. ये चाइना के एक्शन के बाद जो मेटल्स में मूव आया उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है? आई मीन चाहे फेरस नॉन फेरस ग्रुप हो या एटलीस्ट अगर आप गोल्ड को देखें 75,000 की ट्रेजेक्टरी, दैट्स आल्सो गिविंग अ पुश टू आई मीन ऑल गोल्ड फाइनेंस कंपनीज. ये मेटल्स के मूव को आपने कैसे रीड किया? कहीं पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंट्री पॉइंट जहाँ पे अच्छे मिले हों आपको? मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दैट कमोडिटी प्राइसेस लॉन्ग टर्म कमोडिटी प्राइसेस इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, क्योंकि जो चाइना में जो डिमांड है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल स्लो डाउन इज गोइंग टू टेक प्लेस एज फार एज कमोडिटीज आर कंसर्न. इसकी वजह से वी ऑलवेज लाइक टू रिमेन अंडरवेट कमोडिटीज. लेकिन हाँ, ये सब चाइनीज स्टिमुलस की वजह से कमोडिटी मार्केट्स में सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी स्टॉक में हम प्राइस एक्शन देख सकेंगे. But I'm not that optimistic on the long-term prospect, even medium-term prospects of commodity stocks. तो मैं इनको जरा अवॉइड करना चाहूँगा. गोल्ड फाइनेंस कंपनीज एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है और मेरे ख्याल से वहाँ पर अच्छी खासी रिटर्न शायद मिल सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है. और जो उनकी जो मेन इशू रहती है, यानी कि जो NPA का रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, दैट टेंड्स टू गेट मच लेसर और थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज गोल्ड प्राइसेस हैव गॉन अप. उनकी जो सिक्योरिटी है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है. टॉपअप लोन्स भी दे सकते हैं और टॉपअप लोन्स का फायदा ये है कि जो कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग दैट लोन इज सिग्निफिकेंटली लोअर, क्योंकि सेम कस्टमर को आप लोन दे रहे हैं. तो आई थिंक दैट गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का अच्छा समय आ रहा है और जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पर, तो आप इसको जरूर से पॉजिटिव लाइट में देख सकते हैं. ओके चलिए, तो ये इस समय एक व्यू. दीपन, रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है रिलायंस में, क्योंकि वी आर जस्ट स्टक एट वेदर जो वैल्यू है वो कैसे अनलॉक होने वाली है. और इस प्रश्न का जवाब अभी तक मिला नहीं है कि क्या जो जियो है और रिटेल है उनका IPO आएगा या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्प्लिट करेंगे. और ये दो जो फैसले हैं, ये दो स्ट्रैटेजीज है, इसमें करीबन 10% या 15% का फर्क आ सकता है इन द रिलायंस शेयर प्राइस. यानी कि अगर कंपनी स्प्लिट करते हैं तो आई कैन सी 15% अप मूव, और अगर कंपनी स्प्लिट नहीं करते हैं और रिलायंस केवल एक होल्डिंग कंपनी हो जाती है तो ओवर टाइम ऑल्सो कैन लूज वैल्यू अबाउट 10-15% और सो. तो ये जो डिसीजन है मैनेजमेंट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट विल डिटरमिन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेबल आर्ग्यूमेंट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज. लेकिन आई थिंक वी आर सीइंग गुड इंस्टीट्यूशनल फ्लोज और शायद आज FI के फ्लो भी पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि जब रिलायंस बढ़ता है, हम नोटिस की फॉरेनर्स ही ज्यादातर बाइंग करते हैं, तो दैट कुड बी द रीजन. अदर देन दैट ऐसा कोई फंडामेंटल इंप्रूवमेंट या ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है जिसकी वजह से रिलायंस शुड रैली द वे इट हैज जस्ट नाउ. ओके, तो इंतज़ार रहेगा कि कब वो वैल्यू अनलॉकिंग वाला ताला खुलता हुआ दिखाई देगा. दीपन, कैपिटल गुड्स, हम कुछ देर पहले सीमेंस की बात कर रहे थे, वहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और लार्जली जो इन सभी ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनियों की कमेंट्री आई है, उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे करके सिचुएशन टर्न अराउंड होती हुई दिखाई देगी. लेकिन भारतीय साइड पर द लाइक्स ऑफ L&T, इनमें किस तरह का आउटलुक बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि हाइड्रोकार्बन एक स्पेस है जहां पर स्कोप देखने को मिला है, बट वन हैज टू सी विद द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी जो क्रूड दिखा रहा है, क्या प्ले नजर आएगा इसमें? अच्छा, लार्जली जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है वो वेल डिस्कवर्ड है, उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन हम मेजर कर सकते हैं. अर्निंग विजिबिलिटी भी जो है वो दैट हैज गॉट डिस्काउंटेड और प्राइस्ड इन. अगर कुछ फ्रेश ऑर्डर्स आते हैं देन डेफिनेटली वन कैन सर्टेनली रिव्यू इट, बट ऑन द होल आई थिंक मोर और लेस दे आर प्रीटी मच वेल प्राइस्ड. दीपन जी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग सितंबर सेकेंड हाफ में कैपिटल गुड्स में हुई. कमेंस, ABB, सीमेंस, L&T. अच्छी शॉर्ट कवरिंग रियल एस्टेट एंसिलरी में हुई. एस्ट्रल, पॉलीकैब, पिडिलाइट,
आई मीन क्रूड का इम्पैक्ट भी था यहाँ पर। आप लोगों ने कुछ शॉपिंग करी सितंबर सेकेंड हाफ में इस स्पेस में? No, as I said, we are remaining pretty much in cash और करेक्शन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कभी आता है नहीं आता है। लेकिन ऑन द होल आई थिंक जो मिड कैप कंपनीज है वहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रेच्ड है और इनमें आई डोंट थिंक द रिस्क रिटर्न विल फेवर यू। तो कैश में आई थिंक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। हाँ, अगर इन्वेस्टर अंडरवेट है इन बैंक्स एनबीएफसीज then definitely ये opportunity है to increase your allocation to banks and NBFCs, क्योंकि जो लैगार्ड सेक्टर है वो कभी भी लीडरशिप में आ सकता है और यही एक सेक्टर है जहाँ पर अभी भी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है और अभी भी शायद लग सकता है कि there is scope for earnings improvement and the P multiples to get re-rated upwards। और अगर आप देखेंगे तो सभी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, NBFC, लार्ज NBFCs है जो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही थी, last few weeks I think they're at least becoming market performers, so very positive on the banks and NBFCs। लेकिन हमारे portfolios में and many portfolios of customers we are anyway new overweight banks और खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर निवेशक underweight है in banks and NBFCs तो ये एक अच्छा मौका है और खरीदेंगे तो शायद आपके overall portfolio returns में आप परफॉर्मेंस देखेंगे। दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया और आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने अपनी रणनीति बताई जिसमें आप लोग अच्छे कैश बैठे हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो डेफिनेटली आप शेयर करेंगे हमारे साथ जब वक्त आएगा। तो मीनवेल बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। 183 ये निफ्टी का स्तर है। निफ्टी बैंक 43,857 और निफ्टी आईटी जो सुबह करीब 1200 साढ़े 1200 पॉइंट ऊपर था वो फाइनली मात्र 125 के ऊपर है, यानी आज प्रॉफिट्स थोड़े से कैश में कन्वर्ट हुए। अनुज, ये कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड भी थी, थोड़ा ओवर हीटेड था मार्केट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज, बट अप्रोच क्या रहेगी? मतलब अब मंडे के लिए क्या व्यू कैरी करें निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? वीरू लॉन्ग कैरी करना है और मैं तो ये भी कहूँगा कि लॉन्ग कैरी करिए और कोई हेजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे था, थोड़ा लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग डिसाइड की और मार्केट गिरा सिर्फ HDFC बैंक की वजह से, जो एक बहुत क्रूशल लेवल पर आया, 52 वीक हाई के काफ़ी करीब। वहाँ कुछ लोगों ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो बिना हेज के आप अपनी पोजीशन कैरी करिए। क्लोजिंग ख़राब नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल क्लोजिंग ख़राब नहीं है। और ये आज की दिक्कत जैसे मैं कहा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रह लें। बैंक निफ्टी में एक बड़ी ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है। अब वो वैसे खैर आज का लो बैंक निफ्टी का 53,750 है, जो हमने बात की भी 53,763, तो स्टॉप तो अभी वहाँ भी नहीं लगा। लेकिन फिर भी अगर आप फ्रेश पोजीशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से निफ्टी आई थिंक उसमें अभी भी लॉन्ग पोजीशंस कैरी करने का मन है। मेरा मानना ये है कि 26,500 26,600 तक के टारगेट्स ओपन हैं अभी भी यहाँ पर। मंडे को देखेंगे अगर निफ्टी 26,100 के ऊपर टिक रहा है या नहीं। अगर मंडे को निफ्टी 26,100 के नीचे जाना शुरू होगा तो फिर उस लॉन्ग से मेरे ख्याल से एग्जिट बनेगा। अब आप कहेंगे अगर गैप डाउन ही हो गया, 26,100 के नीचे खुल गया, तो उतना रिस्क तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में लेना पड़ेगा। ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल रिस्क ना लें। ट्रेंडिंग मार्केट है, एक ट्रेंडिंग मार्केट में सिर्फ एक दिन की डिक्लाइन से आप अपना व्यू नहीं बदल सकते। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक विदाउट एनी मतलब फियर आपको लॉन्ग कैरी करना है। निफ्टी में स्पेशली ज़्यादा कन्विक्शन यहाँ पर है। बस थोड़ा सा अगर आप देखें निफ्टी बैंक के लेवल्स को एक बार फिर से मंडे को जज करेंगे। डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं, यतिन के पास चलते हैं और डीलर्स की एक्सपेक्टेशन आई मीन अक्टूबर के लिए क्या है और किन किन स्टॉक्स को चीज़ कर रहे हैं, यतिन से बात करते हैं। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून वीरू। दो स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले ग्रैन्यूल्स, जहां HNIs की खरीदारी दिख रही है। रिसेंट करेक्शन के बाद आज बड़े दिनों बाद यहां बाइंग का माहौल देखने को मिल रहा है। डीलर्स को लगता है कि 570 से 580 के लेवल्स अक्टूबर फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं, BTST की भी सलाह वो दे रहे हैं। इसके अलावा टाइटन फेस्टिव सीजन की स्टार्ट शानदार रही है और कहीं ना कहीं ग्राउंड चेक के हिसाब से डीलर्स को लगता है कि टाइटन में काफ़ी अच्छी फंड बाइंग देखने को मिल रही है। डीलर्स को लगता है पोजिशनली 3,900 के शुरुआती टारगेट्स आ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट अगर हम बात करें अक्टूबर सीरीज़ की पर्टिकुलरली, तो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है और फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। तो दोनों ही टाइटन और ग्रैन्यूल्स में खरीदारी की सलाह डीलर्स आज अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ओके, तो चलिए ये इस समय डीलिंग रूम से एक फीडबैक यतिन को जो मिलता हुआ। अब भी काम करते हैं BTST STBD ट्रेड्स शुरू करते हैं। गाबा सर आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए। बहुत ही एग्रेसिव कॉल है, वो है डाबर। यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 634, स्टॉप होगा 630 का। ऑन द अपसाइड टारगेट 642 डाबर। ओके, तो डाबर में एक तेजी 634 के लेवल्स पर लेने की सलाह। रचना आपका ट्रेड?
मेरा ट्रेड रहेगा हेवल्स पे, हेवल्स के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम अ फॉलिंग वेज, तो यहाँ पे अगर 2044 में है प्राइस, अगर हम 2022 पे ऐसे लगाएंगे और लॉन्ग करेंगे इसको, तो टारगेट रहेगा 2060 एंड 2070। ओके हेवल्स। सोनी जी आपका ट्रेड? यहाँ पे मेरा BTST का सलाह रहेगी, IRCTC फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह है। 931.5 फ्यूचर्स पे चल रहा है, इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 921 स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है, 950 955 टारगेट्स के लिए। ओके कविता जी आपके रडार पर BTST ट्रेड? बजाज फिनसर्व B2 में अच्छे मूव हैं और अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखा है। 2070 के प्राइस टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व लेकर जाया जा सकता है। 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बजाज फिनसर्व 1.5% ऊपर है। राजेश जी बताइए आपका ट्रेड आज? हर्षदा जी आज एक्चुअली प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रहा है, यहाँ पे क्या लेके जाऊं मैं वही सोच रहा था। पॉलीकैब अच्छा लग रहा है, लेना रिलायंस अच्छा लग रहा है, तो रिलायंस के साथ ही जाएंगे। मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, हालांकि थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है, लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 3050 का, और मुझे लगता है BTST का इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 3120 3150। रिलायंस 3050 पे आपकी पिक। मानस आप क्या करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए कैरी? देखिए मंडे मॉर्निंग के लिए सिप्ला के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि बिल्कुल आपको शायद मंडे को यह एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो सिप्ला के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1688 के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे 1664 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 1740 के टारगेट सेट करने हैं सिप्ला के फ्यूचर में। ओके सिप्ला फ्यूचर स्टेट्स पूरे हो गए यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, जरा ब्रेथ देखते हैं। आई मीन सेशन की मतलब सीरीज़ के फर्स्ट सेशन के जो स्टैट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए ये शायद क्लोजिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करने में और सिक्योर करने में डाउन साइड रिलायंस ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। अदरवाइज HDFC का पेन बहुत था, बट स्टिल अगर आप ब्रेथ देखें डेरिवेटिव्स आई थिंक बहुत अच्छी है। 101 लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग 28 में, शॉर्ट 45 में ओपन हुआ है और करीब करीब 6 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए डिजिट्स को डिजिट्स के बाद आते हैं स्टॉक्स पे। बलरामपुर चीनी, BPCL, एक्साइड, IOC, पॉलीकैब आज स्ट्रॉन्ग मूव था यहाँ पे। और बलरामपुर चीनी सुबह ही अर्ली ट्रेड से पिक किया गया था। उसके बाद गेल में शॉर्ट कवरिंग थी, वेदांता में, कॉनकॉर में, PSU बास्केट में, IRCTC में और कमिंस इंडिया में कैपिटल गुड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव थे। कैपिटल गुड्स में शॉर्ट कवरिंग काफ़ी समय से जारी है। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टीज़, पावर ग्रिड में, यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो कि डोमिनेट कर रहा था सेकेंड हाफ ऑफ आई थिंक सितंबर, उसमें शॉर्टिंग थी। सेम इज द केस विद ओबेरॉय रियल्टी एंड HDFC AMC एज वेल। आज यहाँ पे शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग अदानी पोर्ट्स में, इंडस टावर्स में, JSW स्टील में, MCX ये वही स्टॉक्स हैं जहाँ पर पिछले 4-5 दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग था। बाकी एलकेम में भी आज, लेकिन प्राइस डैमेज बहुत सीवियर नहीं था। अगर आप लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले कैंडिडेट्स को भी देखें तो हार्डली आई थिंक 1%, आधा परसेंट, 1/4% और ये जो गिरावट थी वो ना के बराबर थी। आज के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में 1-2 स्टॉक्स और जिक्र कर देता हूँ जो कि आज के सेशन में वाकई काफ़ी एक अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं। पॉलीकैब, उसके बाद जरा लेके आइए नौकरी यानी इन्फो एज 82-20 पे करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। कंटेनर कॉर्प आज बहुत दिनों बाद, मतलब जब मैं इस टर्म को इंक्लूड कर रहा हूँ ना, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देंगे। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक, आज एक पुल बैक था यहाँ पे। पिडिलाइट अपने करियर हाई पे 3380 पे आज जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ। और साथ ही साथ एक बार जरा प्लीज़ लेके आइएगा बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक PSU बैंकिंग बास्केट में, ये भी स्ट्रॉन्ग रहे। अनुज। बिल्कुल। मीनवाइल निफ्टी में एक नॉक आया एकदम से, और वो जो बात हो रही थी कि क्लोज ख़राब नहीं है, थोड़ा सा उसके मुकाबले ख़राब हुआ। अभी भी मेरा व्यू इंटैक्ट है, लेकिन 26,150 के ऊपर ही हैं हम, लेकिन थोड़ा सा एक नॉक आया पिछले कुछ मिनटों में मार्केट में, और मैं बस देखने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ से आया। तो उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा उस पर एकदम से नॉक आया। स्टॉक डील ऊपर जाकर बंद हुआ आज। और उसके अलावा ये देखिए टुवर्ड्स द एंड, उसके अलावा ICICI बैंक, यहाँ पर एक हल्का सा इम्पैक्ट आया, तो उसने थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला।
आज निफ्टी के ऊपर टुवर्ड्स द एंड हर्षदा। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर कुछ वीकनेस बड़ी है। अनुज, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी चर्चा कर रहे थे, इनफैक्ट जाते जाते नज़रें हमारी होनी चाहिए ONGC पर भी, क्योंकि ONGC में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला, लगभग 1.5% तक के गेंस के साथ यहाँ पर वो क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है। वैसे भी BPCL जैसे काउंटर्स एक्टिव रहे हैं तो वहाँ पर भी हल्का सा एक्शन आ रहा है, लेकिन जिस मोमेंटम के साथ ये 367 पर आया है, सोनी जी, ये सोमवार के लिए कुछ ट्रेड बैठेगा क्या ONGC का? 297, आई बेग योर पार्डन। जी डेफिनेटली हर्षिता जी, ONGC में हम देख सकते हैं कि एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। 280 सपोर्ट से यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है। कहीं ना कहीं अगर मंडे को 302 303 लेवल को क्रॉस कर पाता है तो उसके ऊपर मुझे लगता है 315 322 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट सपोर्ट हिसाब से 90 पे स्टॉप लॉस प्लेस करके इसको एक होल्ड करना चाहिए। मंडे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकते हैं, उसके ऊपर अपसाइड इंटैक्ट रहेगा। तो ONGC में मंडे के लिए भी अपसाइड इंटैक्ट 298 आज डे हाई था, डे हाई के आसपास ही क्लोज देखने को मिलेगा। सुबह सवेरे हमने बात की थी प्रताप स्नैक्स की, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, पी इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑथम इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ मधु केला या फिर माही मधु केला ने स्टॉक खरीदने की बात की है। एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा, वो पूरा अपडेट आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। वैसे तो कहा जाता है कुछ मीठा हो जाए, पर जिस हिसाब की ये स्पाइसी डील हुई है, चलो कहते हैं कुछ नमकीन हो जाए, कुछ कुरकुरा हो जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रताप स्नैक्स की, जहां 47% इक्विटी की डील हुई, खरीद बेच हुई, करीब 850 करोड़ रुपए की डील। तो किसने खरीदा, किसने बेचा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे पास हैं ऑथम इन्वेस्टमेंट्स और मधुसूदन केला। उन्होंने प्रमोटर्स, पीक 15 पार्टनर्स और सिकोया कैपिटल से ये स्टेक खरीदा, और क्योंकि ये प्रमोटर से खरीदा और इतना बड़ा स्टेक था, एक मैंडेटरी ओपन ऑफर भी आया 26%, जो भाव 864 रुपीस पर है। पर ये स्पेस काफी एक्टिव रहा है। पिछले एक महीने से देखा जाए तो भुजिया मेकर बीका जी, उसके शेयर करीब 20% चले हैं। गोपाल स्नैक्स, वो भी 20% चले हैं। प्रताप स्नैक्स एक्चुअली अंडर परफॉर्मर था, वो डील के एक दिन पहले 20% चला, इस वजह से पूरे महीने का गेम उसका एक नंबर पे आ गया है। अगर आप देखें तो नंबर्स वाइज भी प्रताप स्नैक्स बाकी सबसे थोड़ा कमजोर है मार्जिन्स पे। मैं क्यों कहता हूं ये, क्योंकि ट्रेलिंग 12 महीने के अगर आप रेवेन्यू देखें तो बीका जी 2400 करोड़ है और 18% मार्जिन है। आप गोपाल स्नैक्स को देखें तो 1400 करोड़ रेवेन्यू, 11% मार्जिन, वेराज प्रताप स्नैक्स है जो 1600 करोड़ रेवेन्यू और 8% मार्जिन पर ही है। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और रेवेन्यू ग्रोथ की तरह भी देखा जाए तो पिछले 3 साल का CAGR देखें तो बीका जी 21% से ग्रो कर रहा है और गोपाल नमकीन 17% से ग्रो कर रहा है। यहां पर प्रताप स्नैक्स का CAGR जो ग्रोथ है सिर्फ 8% पर ईयर हुआ है। तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है प्रताप स्नैक्स को आगे वैल्यू क्रिएशन करने की, और वैल्यू क्रिएशन का हेडरूम काफी है। क्योंकि आप देखें तो बीका जी जो मार्केट लीडर हैं आज लिस्टेड स्पेस में, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 60 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं। गोपाल नमकीन जो रीसेंट IPO है, 1 साल भी नहीं हुआ है, वो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 33 टाइम्स पे ट्रेड करता है। वेराज येलो डायमंड ओनर्स प्रताप स्नैक्स को अगर आप देखें तो 2500 करोड़ का मार्केट कैप है और वैल्यूएशन 30 टाइम है। ये वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो सकती है अगर इस कंपनी का ग्रोथ और मार्जिन आगे जाके बढ़ जाए। और इन लोगों के लिए ट्रिगर्स सबसे बड़ी ये है कि आगे डिमांड रिकवरी आनी चाहिए रूरल इंडिया से। दूसरी बात यह है कि जो पाम ऑयल प्राइसेस, उनके सबसे बड़े रॉ मटेरियल्स हैं, वो पिछले 12 महीनों में उनकी प्राइसेस काफी कम हुए हैं, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट की काफी आशंका है इस सेक्टर में। तीसरी बात कि अनऑर्गेनाइज से जो ऑर्गेनाइज का शिफ्ट है वो अंडरलाइंग है और वो काफी सेक्युलर है। इस वजह से सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, जो सबसे ज्यादा ले सकेगा वो सबसे ज्यादा विनर होगा। और सबसे बड़ा ट्रिगर अगले 12 महीनों में हल्दीराम्स क्या करता है। हमें मालूम है हल्दीराम इस इंडस्ट्री का लीडर है, अनलिस्टेड है, पर हर बार बात आती रहती है कि या तो कोई डील होगी या कोई IPO आएगा, तो वो जो करेगा उस लिहाज से इस पूरे सेक्टर में एक मल्टीपल री रेटिंग होने की आशंका है। तो इसलिए ये डील जो काफी स्पाइसी है, आगे जाके ये स्पेस और भी नमकीन हो सकती है। ओके, चलिए अब वॉल पर चलते हैं और आज की मार्केट क्लोज देखते हैं। और निफ्टी करीब 40 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब 550 पॉइंट नीचे। निफ्टी IT हालांकि देखिए शुरुआत बहुत शानदार हुई थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो भी अपने गेंस को उस लेवल तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और 1/3% ऊपर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि फ्लैट बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन आज फ्लैट था, 1200 बढ़ने वाले शेयर, करीब 1250 गिरने वाले शेयर, तो कोई खास मूव नहीं है वहाँ पर। एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं जरा किस तरीके के मूव्स रहे यहाँ पर।
इसमें निफ्टी फार्मा करीब 1.25% ऊपर, ऑयल एंड गैस 2% ऊपर, अच्छे मूव्स यहाँ पर। उसके अलावा आईटी, बैंक, पीएसयू बैंक्स, ऑटोज़ यहाँ पर ठीक ठाक मूव्स थे। एफएमसीजी आधा % नीचे था, फाइनेंशियल्स 1% नीचे और बैंक निफ्टी करीब 1% नीचे। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं और आज लोअर स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। भारती, HDFC बैंक, ICICI बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर खासतौर से। कोटक, L&T, बजाज फाइनेंस और ITC भी शामिल थे। ऊपर क्या था, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, BPCL सबसे ऊपर, उसके अलावा ONGC में अच्छे मूव्स थे, हालांकि टुवर्ड्स द एंड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई वहाँ पर। रिलायंस में अच्छे मूव्स थे आज, रिलायंस ने इनफैक्ट एक छोर संभाला हुआ था आज मार्केट का अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर ये इस समय मार्केट की क्लोज आती हुई, और वीकेंड भी आ गया और सैलरी भी आ गई। तो ये डबल चेयर बिल्कुल सही वीकेंड की एक आ गई शुरुआत। हाँ आ गई। आपने चेक नहीं किया होगा, अभी मैसेज आया। अच्छा, चलिए ये भी अच्छी बात है। अरे अभी मैं देखा नहीं है, पर अच्छी बात है ये भी। चलिए, तो शुक्रवार की शाम और बेहतरीन होगी और उम्मीद करते हैं कि जितना हफ्ता ये अच्छा रहा, ये सितंबर की सीरीज अच्छी रही, ये उतना ही अगला हफ्ता अच्छा मौजूद रहेगा हमारे लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। मैं अनुज, आशीष, नीरज जी और हर्षदा सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे सुबह 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।